बेहतरीन हरेम नॉवेल्स जोड़ार 18 नॉवेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अध्याय 131 लाल मोहर। निंग जियांग, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पास भी एक है। घर के बाहर से एक मनमोहक आवाज आई। इसके तुरंत बाद जियांग, निंग, शेन, जिनहुआन और छोटी लोमड़ी ने सू राव को ठंडक लेकर कमरे में प्रवेश करते देखा। सू राव ने अभी भी अपनी गुलाबी पोशाक पहनी हुई थी। बर्फ के टुकड़े उसके कंधों और बालों पर टिके हुए थे और उसकी थकी हुई अभिव्यक्ति के साथ वह बर्फीली रात में लौटते हुए एक पथिक की तरह लग रही थी। कमरे में प्रवेश करने के बाद सू राव ने अपने शरीर से बर्फ के टुकड़े साफ किए। अपनी कनपटी रगड़ते हुए उसने कहा, एक साधारण मामला जब थोड़ा सा स्वार्थ से दूषित हो बेहद जटिल हो जाता है। टिंग्यू पैलेस और गुआनेक्ज्यू पैलेस के प्रमुख प्रत्यक्ष शिष्य मेरे पुराने परिचित हैं। उनसे निपटना बहुत कठिन है। जियांग निंग मुस्कुराए और कोई टिप्पणी नहीं की। उसने एक लाल पैकेट निकाला और उसे दे दिया। बहुत सारे स्पिरिट स्टोन नहीं, लेकिन नया साल मुबारक। वहाँ वास्तव में मेरे लिए एक है। सू राव स्तब्ध रह गईं। बाकी दो लाल पैकेट बदल रहे थे क्योंकि वे भाई बहन थे। उसने यूं ही मजाक किया था और उसने तुरंत विषय बदल दिया था। वह लाल पैकेट पर अजीब तरह से ध्यान नहीं देना चाहती थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि निंग जियांग वास्तव में उसके लिए एक लाल पैकेट तैयार करेगी। उसने लाल पैकेट का ढक्कन टटोला। लाल कागज पर तेल की एक परत थी, जिसका मतलब था कि कसकर पकड़े रहने पर भी उसके हाथों पर लाल रंग नहीं लगेगा। यह महज एक पतला लाल पैकेट था, कोई उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां या तावीज नहीं। लेकिन सू राव को लगा कि उसकी सारी थकान दूर हो गई है। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह से स्पिरिट स्टोन्स दिए थे। जी शुई पैलेस मास्टर के प्रत्यक्ष शिष्य और याओआओ पीक के पीक मास्टर के रूप में उन्हें अपने पूरे शिखर के संसाधनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। कभी कभी वह इतनी व्यस्त होती थी कि वह भूल जाती थी कि वह केवल किशोरावस्था में है। अब इस व्यक्ति ने उसके साथ जूनियर जैसा व्यवहार किया और उसे नए साल का पैसा दिया। सू राव ने इसे सावधानी से अपनी स्टोरेज रिंग में उस बक्से में रख दिया जहां वह कीमती वस्तुएं रखती थीं। उसे यकीन था कि वह अपने जीवन काल में कभी भी स्पिरिट स्टोन के नोटों को वास्तविक स्पिरिट स्टोन से नहीं बदलेगी, क्योंकि उनकी राय में इस लाल पैकेट का मूल्य 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स से कहीं अधिक था। सू राव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक अयोग्य पीक मास्टर हूँ जिसने मुझे एक लाल पैकेट दिया है। मुझे उन्हें आपके लिए पहले ही तैयार कर लेना चाहिए था। जियांग निंग ने धीरे से कहा, मैं तुमसे कई साल बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ। तुम्हें लाल पैकेट देना ही सही है। सू राव के बिना वह और शेन जिनहुआन याओगुआंग इमोर्टल पैलेस में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाते। उन्होंने सू राव की जान बचाई थी, लेकिन वे हमेशा उसका इस्तेमाल भी करते रहे थे। सू राव ने सिर हिलाया। उसने मेज पर बचे हुए भोजन को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। आपने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, क्या मैं कुछ खा सकता हूँ? बोलने के बाद वह सीधे बैठ गई और उनके बचे हुए व्यंजन मन लगाकर खाने लगी। छोटी लोमड़ी फुसफुसाई, उसने मेरे टेबलवेयर का इस्तेमाल किया। सू राव को खाते हुए देखकर जियांग निंग रसोई में गई और कुछ पकौड़े बनाए। स्पिरिट स्टोन के टुकड़ों को शेन जिनहुआन और छोटी लोमड़ी ने पहले ही खा लिया था, लेकिन पकौड़ी खाना हमेशा एक सुंदर अर्थ और आशा लेकर आता है। जब उसने जियांग निंग को गर्म पकौड़ी लाते हुए देखा, सू राव की आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसके दिल में एक कड़वी भावना उमड़ पड़ी। उसने एक एक करके पकौड़ियाँ खाईं। उसने सोचा, काश वह इन भाई बहन से पहले मिली होती। चंद्र नव वर्ष के पहले दिन सुबह सुबह, जबकि जियांग निंग का पक्ष खुशी से भरा था। यूं किंग्याओ का समय अच्छा नहीं चल रहा था। वह घबराकर खिड़की से बाहर देखते हुए अपने सराय के कमरे में छिप गई। श्री यान फिर से गोबर के गोले बनाने के लिए बाहर चले गए थे, जिससे कमरे में दुर्गंध आ रही थी। लेकिन उसे अब मिस्टर यान की जरूरत थी, इसलिए वह इसे केवल सह सकती थी। अन्यथा यदि वह श्री यान के गौरव को चुभती और वह नखरे दिखाता तो ये परेशानी भरा होता। यून किंग्याओ ने पूछा, मिस्टर यान, क्या वह बर्फ लोमड़ी सचमुच चली गई है? मुझे अब उसकी क्यूई का एहसास नहीं होता।
गु यानकी मेज पर लेटी हुई थी। उसका एंटीना हिल गया। आज वह जी भरकर लुढ़का था। उसे अब इसकी परवाह नहीं थी कि गोबर के गोले बेलना शोभायमान है या नहीं। क्या गोबर बीटल के लिए गोबर के गोले लपेटना सामान्य बात नहीं थी? यदि वह गोबर के गोले नहीं बनाता तो वह किस प्रकार का गोबर बीटल होता? इसके अलावा ये गोबर बीटल के रूप में उनके मनोरंजन का एक रूप मात्र था। एक बार जब उसने अपने शरीर को मानव रूप में परिष्कृत कर लिया तो निश्चित रूप से उसके पास ऐसे अजीब शौक नहीं होंगे। उसने घबराए हुए यून क्विंग्याओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अपनी सतर्कता कम मत करो। जियांग निंग ने शायद अपने तरीके बदल दिए हैं। संक्षेप में, हर चीज में सावधान रहें। ठीक है। यून क्विंग्याओ ने कैंगलिंग डोमेन की दिशा में देखा। आज चंद्र नववर्ष का पहला दिन था। पिछले साल इसी समय के आसपास उसका खूबसूरत शिफू उसके लिए उपहार के रूप में एक स्टोरेज पाउच तैयार करेगा जो स्पिरिट स्टोन्स और संसाधनों से भरा होगा। और कई बुजुर्ग विशेष रूप से उसके लिए सभी प्रकार के उपहार लाने के लिए आते थे। उसे जो कुछ भी पसंद आता, एक बुजुर्ग उसे दे देता। बुजुर्ग उसके करीब आने के लिए बहस भी करते थे। अब वह यून क्विंग्याओ ने ठंडे कमरे के चारों ओर देखा। मेज पर केवल एक गोबर बीटल उसके साथ लेटी हुई थी। धिक्कार है जियांग निंग, धिक्कार है शेन जिनहुआन। यदि ये दोनों नहीं होते तो वह अब सितारों से घिरी एक परी होती जिसकी हर कोई सराहना करता। ये सोचते हुए यूं क्विंग्याओ बुदबुदाया, मिस्टर यान, आप जानते हैं, यदि बिक्सियाओ संप्रदाय का विनाश न हुआ होता या यदि मेरे गुरु अभी भी जीवित होते, गु यानकिंग ने व्यंग्य किया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ऐसे विचार मन में न रखें। यह मत भूलो कि किसने अन्य शिष्यों की परवाह किए बिना टेलीपोर्टेशन एरे को जल्दी खोला। बिक्सियाओ संप्रदाय के पतन का कारण कौन बना? मैं अन्य बुजुर्गों के बारे में नहीं जानता, लेकिन यदि आपका स्वामी जीवित होता तो वह निश्चित रूप से आपको मारने के लिए उत्सुक होती। यून क्विंग्याओ, क्या आप किसी को ठीक से सांत्वना नहीं दे सकते? यून क्विंग्याओ ने आह भरी। आखिर उसने ऐसा जीवन कैसे जी लिया जहां ऐसा महसूस हुआ कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी? सुबह में सू राव ने आए हुए लोगों के लिए एक छोटी सी बैठक आयोजित की। इसमें मुख्य रूप से कल की असेंशन असेंबली से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। इसके समापन के बाद सू राव मुस्कुराए और लाल पैकेट निकाले। आज वसंत महोत्सव है। लाल लिफाफे के अंदर यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड के स्पिरिट स्टोन नोट हैं। बहुत सारे स्पिरिट स्टोन नहीं हैं, लेकिन सभी के लिए शुभकामनाएं। उसने उन्हें एक एक करके सौंप दिया। जिन शिष्यों को लाल पैकेट मिले उनके चेहरे खिल उठे, लेकिन जब पता चला कि लाल पैकेट में केवल 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए एक नोट था तो उनके चेहरे उतर गए और उनकी मुस्कुराहट तनावपूर्ण हो गई। सू राव ने इन लोगों के हाव भाव देखे लेकिन ध्यान न देने का नाटक किया। दरअसल हर किसी में उस भाई बहन जैसा स्नेह नहीं था। सू राव मुस्कुराए। पहले चंद्र मास का दूसरा दिन, घर लौटने का दिन। असेंशन असेंबली आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। अध्याय 132, वुलियांग अमर पर्वत। त्रैवार्षिक असेंशन असेंबली एक भव्य आयोजन होने के लिए बाध्य है। पहले चंद्र माह के दूसरे दिन जुआनहुआंग शहर पहले दिन की तुलना में 10,000 गुना अधिक जीवंत था। केवल असेंशन असेंबली के आरोहण चरणों को ही देखा जा सका, लेकिन इसने अकेले ही पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया। आसमान अभी मुश्किल से ही उग रहा था। पूरे शहर से लोग जुआनहुआंग शहर के केंद्रीय क्षेत्र की ओर जा रहे थे। This was the most spacious place in the city on normal days, with a hidden grand formation underground capable of obliterating golden core realm cultivators, and a spirit-gathering formation that filled the entire city with spiritual chi. हत्या का गठन और आत्मा को इकट्ठा करने का गठन ओवरलैप हो गया। उन्होंने असेंशन असेंबली का असेंशन मंच बनाया। यून क्विंग्याओ ने सुबह सुबह सराय से चेकआउट किया था। उसने अपनी सफ़ेद पोशाक ठीक की और दर्पण में अपरिचित चेहरे को देखा। सुरक्षित रहने के लिए उसने अपना रूप फिर से बदल लिया था ताकि जियांग निंग की नज़र उस पर न पड़ जाए। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि जियांग निंग इस असेंशन असेंबली में बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे सकती है। मिस्टर यान, क्या ये सचमुच ठीक है? वह थोड़ी चिंतित थी। क्या उसकी शक्ल छुपाने का पता चल जाएगा? इसके अलावा श्री यान इस बार उसके साथ नहीं होंगे और उसे थोड़ा अनिश्चित महसूस हुआ। ये खोजा नहीं जाएगा।
गु यानकिंग बहुत आश्वस्त थे, मैंने तुम्हें अपनी उपस्थिति बदलने के लिए जो मार्शल कौशल दिया है, यहाँ तक कि जुआनहुआंग डोमेन में भी कोई भी मार्शल कौशल इसकी तुलना नहीं कर सकता है। आप निश्चिंत हो सकते हैं। फिर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, सभी मामलों में सावधान रहें। यदि आपको किसी अनिश्चित चीज का सामना करना पड़ता है, भले ही इसका मतलब एसेंशन असेंबली से हटना हो, तो लापरवाही से कार्य न करें। अवसर कम हैं, लेकिन वे सदैव जीवन से भी अधिक प्रचुर हैं। उसे डर था कि वह बहुत ज्यादा घबरा जाएगी और अपने लिए चीजें गड़बड़ कर लेगी। गु यानकिंग ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भले ही जियांग निंग एसेंशन असेंबली में जाए, लेकिन वह आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। मत भूलो, उसे टियांस मिलिट्री प्रीफेक्चर के वाइस मार्शल से शिकायत है। एसेंशन असेंबली में आप वास्तव में सुरक्षित हैं। ठीक है, युन क्विंग्याओ ने सिर हिलाया। श्री यान के ऐसा कहने से उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। एक गहरी सांस लेते हुए युन क्विंग्याओ जुआनहुआंग शहर में एसेंशन प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। सड़कों पर लगभग कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की भीड़ थी। तब युन क्विंग्याओ को वास्तव में एहसास हुआ कि भले ही लोगों ने कहा कि वहां कितने कम कल्टीवेटर थे, वास्तव में बहुत सारे थे। स्वर्ग को चुनौती देना और भाग्य को बदलना, स्वर्गारोहण प्राप्त करना, स्वाभाविक रूप से हजारों सैनिकों की तरह था जो एकल तख्त पुल को पार कर रहे थे। स्वर्गारोहण मंच के केंद्रीय मैदान में प्रकाश की कई किरणें अचानक प्रकट हुईं। इसके तुरंत बाद चेले अपनी तलवारें लेकर आ गए। 3 गोल्डन कोर परफेक्शन कल्टीवेटर्स ने एसेंशन प्लेटफॉर्म के आसपास पहले से ही खचाखच भरे व्यूइंग स्टैंडों पर नजर डाली। उन्होंने मुस्कुराकर एक दूसरे का स्वागत किया। जियांग निंग, जो शेन जिनहुआन के साथ अपनी तलवार पर पहुंचे, ने पाया कि 2 पुराने परिचित भी आए थे। एक था यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड का दाववादी लिंगबाओ, जो नीलमणि नीला दाववादी वस्त्र पहने हुए था। दूसरे थे दाववादी बाहे, जिनका आचरण एक अमर और सज्जन व्यक्ति का था। इन दोनों के अलावा एक भारी भरकम बख्तरबंद जनरल भी था। सू राओ ने प्रेषित किया, नीलम नीले दाववादी वस्त्र में एक दाववादी लिंगबाओ है, जो यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड की ओर से एक पेशकश है। और सफेद वस्त्र में एक याओगुआंग पैलेस के बुजुर्ग दाववादी बाहे है। जनरल जैसी शख्सियत जिंग झान है, जो टियांस मिलिट्री प्रीफेक्चर के हुआनहू बटालियन के तहत एक कमांडर है। ये तीनों गोल्डन कोर परफेक्शन कल्टीवेटर हैं। वे इस एसेंशन असेंबली के प्रभारी हैं। हालांकि मुझे आपको बताने के लिए कुछ गपशप है। दरअसल टियांस मिलिट्री प्रीफेक्चर को मूल रूप से इस बार एक और कमांडर भेजना था, लेकिन उस कमांडर ने कैंगलिंग डोमेन में सबसे मजबूत कल्टीवेटर को नाराज कर दिया जब वह वहां था। उसे सीधे तौर पर मिटा दिया गया। जियांग निंग, मुझे वह गपशप पहले से ही पता थी। इसके अलावा मैं ही इसमें शामिल था। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से आश्चर्य और जिज्ञासा व्यक्त की और फिर विषय समाप्त कर दिया। 3 महान गुटों की टीमें अपने अपने प्रमुख बुजुर्गों के पीछे रुक गईं। इसी समय जियांग निंग ने टिंग्यू पैलेस और गुआनेक्ज्यू पैलेस के प्रमुख प्रत्यक्ष शिष्यों को देखा। वे 2 युवा लड़कियां थीं जो लगभग सू राओ की ही उम्र की थीं। हालांकि उनके भावों में ठंडा अहंकार छिप नहीं सका। जी शुई पैलेस के शिष्यों को आते देखकर उन दोनों ने सू राओ की ओर देखा, हल्के से छींका और उनका अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। सू राओ खिलखिलाती मुस्कान के साथ उनके पास खड़ी थीं। अच्छी बहनों, देखें कि क्या प्रतिभागियों में कोई कल्टीवेटर है जो आपको पसंद है। आप उन्हें साथी के रूप में अपने चरम पर ला सकते हैं, ये बुरा नहीं होगा। बेशर्म, नीली लंबी पोशाक पहने टिंग्यू पैलेस के प्रत्यक्ष शिष्य ने झुंझलाहट में डांटा। इस सू राओ ने जैसे ही अपना मुंह खोला, ये हमेशा रोमांस के बारे में था। जी शुई पैलेस के पैलेस मास्टर, जो शुद्ध हृदय वाले और इच्छाओं से मुक्त थे, ऐसे शिष्य को कैसे ले सकते थे। बेर के फूलों की कड़ाई वाली सफेद लंबी पोशाक पहने गुआनेक्ज्यू पैलेस के प्रत्यक्ष शिष्य ने सू राओ की ओर देखा भी नहीं। जो कोई नहीं जानता उसने सोचा होगा कि वह जी शुई पैलेस की प्रत्यक्ष शिष्या थी। दूसरी ओर यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड से जब जी युहिंग ने सू राओ को देखा तो अभिवादन में सिर हिलाया। सू राओ ने अपनी मुस्कान लौटा दी। जी युहिंग ने अपनी अपनी टीमों पर नजर डाली, आह भरी, और कहा, मुझे अभी भी याद है कि कुछ समय पहले पेई जियो अभी भी इतना अनियंत्रित था।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि कैंगलिंग डोमेन की यात्रा आखिरी बार होगी जब मैंने पेई जियो को देखा होगा। वास्तव में, सू राव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा मत कहो, मुझे वास्तव में पेई जियो की याद आती है। मुझे आशा है कि वह नीचे है। नहीं, वह जियांग निंग के बैनर के अंदर लगता है। अगर मुझे जियांग निंग से मिलने का मौका मिलता है, मैं उनसे पेई जियो को देखने के लिए रिहा करने के लिए कहूंगा, जिससे हमारी पिछली दोस्ती पूरी हो जाएगी। जी यूहिंग, विक्सेन, उसने मन ही मन धिक्कारा। उसका शेडिंग फ्रूट वास्तव में कष्टप्रद था। इस पल 3 महान गुटों के नेताओं ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड के दाववादी लिंगबाओ ने अपने भंडारण रिंग से 1 घंटा निकाला, उसे उल्टा किया और बारीक रेत धीरे धीरे खाली हिस्से में गिरने लगी। उन्होंने आसपास घोषणा की, जब घंटा बंद हो जाएगा, अगर जेड टोकन रखने वाले लोग नहीं आए हैं तो इसे जब्ती माना जाएगा। एसेंशन असेंबली का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। सू राव ने जियांग निंग और शेन जिनहुआन से कहा, इस घंटे के चश्मे को कम मत समझो, यह एक असाधारण आत्मा खजाना भी है। ये कुछ निम्न श्रेणी की आत्मा चिकित्सा के विकास को तेज या धीमा कर सकता है। इस घंटे के चश्मे के साथ स्पिरिट मेडिसिन, जिसे विकसित करने के लिए दूसरों को 1 वर्ष की आवश्यकता होती है, दाववादी लिंगबाओ को केवल कुछ महीनों की आवश्यकता होती है। स्पिरिट मेडिसिन, जो जेड बॉक्स में जल्दी ही अपनी प्रभावकारिता खो देगी, वह लंबे समय तक संरक्षित रह सकती है। जियांग निंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अखाड़े में साधारण घंटे के शीशे को देखा। क्या खजाना है! इस आदमी के पास वास्तव में कितने खजाने थे! वह वास्तव में अपने नाम, दाओइस्ट लिंगबाओ, आत्मा खजाना, के अनुरूप रहा। ये बहुत अफसोस की बात थी कि पिछली बार उसने केवल वही चीजें जब्त कीं जो यह आदमी अपने साथ ले गया था। जियांग निंग ने विचार किया कि वह दाववादी लिंगबाओ को दोबारा कब लूट सकता है। पलक झपकते में घंटे के शीशे के ऊपरी हिस्से की रेत पूरी तरह से लीक हो गई थी। दाववादी लिंगबाओ ने घंटाघर हटा दिया। तीनों नेता आगे बढ़े और एक सुर में घोषणा की, एसेंशन असेंबली आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। बोलने के बाद तीनों में से प्रत्येक ने एक जेड टोकन निकाला और 3 जेड टोकन केंद्रीय प्लाजा में 3 अलग अलग स्थानों पर उतरे। अगला दूसरा केंद्रीय मैदान पर उकेरे गए रहस्यमय दाव पैटर्न अचानक जगमगा उठे। एक छोटा पहाड़ सीधे केंद्रीय मैदान से ऊपर उठता है। ये छोटा पर्वत 30 मीटर से अधिक ऊंचा था। जैसे जैसे ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया, सभी को एहसास हुआ कि यह कोई छोटा पहाड़ नहीं था। ये स्पष्ट रूप से बादलों तक पहुंचने वाला एक अमर पर्वत था, हिमशैल की नोक की तरह। जैसे ही यह अमर पर्वत प्रकट हुआ, घनी आध्यात्मिक क्यूई धुंध आसपास में व्याप्त हो गई। गहरी सांस लेते हुए तरोताजा महसूस हुआ। अमर पर्वत 1000 मीटर से अधिक ऊंचा था, जो बादलों में उड़ रहा था। जब ये पूरी तरह से जमीन से ऊपर उठा और ऊपर चढ़ा, तो केंद्रीय प्लाजा का पूरा आकाश इससे ढक गया। फिर भी इसमें रोशनी की कमी नहीं हुई, क्योंकि यह अमर पर्वत अपने पूरे शरीर में एक चमकदार सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। इसने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया, मानो अपनी छोटी सी दुनिया बना रहा हो। अध्याय 133 अमर अवस्था की ओर आरोहण। नजारा देखकर हड़कंप मच गया। हे भगवान, ये किस प्रकार का आध्यात्मिक खजाना है! यह एक पहाड़ है। क्या सच में जुआनहुआंग शहर के नीचे एक पहाड़ छिपा हुआ है? आपको नया होना चाहिए। इस पर्वत को असीम अमर पर्वत कहा जाता है। ये 3 महान संप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से खोजा गया एक अवशेष है, जिसे जुआनहुआंग शहर के नीचे सील कर दिया गया है। ये केवल एसेंशन असेंबली के दौरान दिखाई देता है। सचमुच? क्या ये सच है? ये सच है। जुआनहुआंग डोमेन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार यह अमर पर्वत कभी असीम संप्रदाय का संप्रदाय था, जो जुआनहुआंग डोमेन का अधिपति था। बाद में असीम संप्रदाय का पतन हो गया और कई खूनी संघर्षों के बाद जुआनहुआंग डोमेन को संयुक्त रूप से नियंत्रित करने वाले 3 महान संप्रदायों का वर्तमान पैटर्न बना। जी शुई पैलेस शिष्य शिविर में सू राव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है कि यह अमर पर्वत 3 महान संप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया गया था, लेकिन इसके भीतर आध्यात्मिक क्यूई पहले से ही दुर्लभ है, जिससे इसे सक्रिय करना मुश्किल हो गया है। इसलिए
उन्होंने बस इसका अच्छा उपयोग किया। इसे 3 साल तक जुआनहुआंग शहर की आध्यात्मिक क्यूई के साथ पोषित किया। इसे एक बार असेंशन असेंबली के स्थल के रूप में सक्रिय किया। यह उतना रहस्यमय नहीं है जितना अन्य लोग इसे बताते हैं। जियांग निंग का दायरा ऊंचा था। स्वाभाविक रूप से उसने दूसरों की तुलना में अधिक देखा। सच्चाई ये थी जैसा कि सूराओ ने कहा था, इस अमर पर्वत की आध्यात्मिक क्यूई सूखी भूमि की तरह दुर्लभ थी। 3 वर्षों के पालन पोषण के बाद भी अमर पर्वत में प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई होने के बावजूद यह अपने भीतर के क्षय को छिपा नहीं सका। लेकिन जियांग निंग ने इमोर्टल माउंटेन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने केंद्रीय प्लाजा के पैटर्न को देखा जहां 3 जेड गोलियां रखी गई थीं। ये पैटर्न अमर पर्वत से भी अधिक कीमती थे। ये कहने के बजाय कि असीम अमर पर्वत जुआनहुआंग शहर के नीचे छिपा हुआ था, ये कहना अधिक सटीक था कि असीम अमर पर्वत को इस छोटी सी दुनिया में ले जाया गया था। यह उनके दाव लीफ में संग्रहित छोटी दुनिया के समान था। जियांग निंग ने लंबे समय तक दाव पैटर्न को देखा और अचानक महसूस किया कि उसने भी दाव लीफ पर इन पैटर्न को देखा था। उन्होंने लंबे समय तक दिन रात एकल दाव लीफ की जांच और समझ की थी, लेकिन कभी परिणाम हासिल नहीं किया। अब इन झिलमिलाते पैटर्न को देख रहे हैं, यह अचानक स्पष्ट हो गया। दाव लीफ के भीतर भी ये पैटर्न थे। वे एक पत्ती के मेरिडियन थे, जिसमें केशिकाएं मुख्य शिराओं से जुड़ती और शाखाएं निकलती थीं, एक दूसरे को काटती थीं और प्रभावित करती थीं, अंततः इस दाव पत्ती का निर्माण करती थीं। एक दाव पत्ता सिर्फ एक दाव पत्ता था, लेकिन एक दाव पत्ता भी एक दुनिया कैसे नहीं हो सकता? इसके अपने परिचालन कानून थे, इसके अस्तित्व के अपने नियम भी थे। जियांग निंग ने ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। जब सूराओ बोल रही थी तो उसने देखा कि जियांग निंग अपनी जगह पर खड़ी है और थोड़ा हैरान महसूस कर रही है। शेन जिनहुआन ने देखा, वह मूल रूप से मास्टर कहना चाहती थी, लेकिन जियांग निंग को परेशान करने से डर रही थी। सूराओ की आंखें चमक उठीं। निंग, जियांग ने ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर लिया है। उसने ऐसी स्थिति में प्रवेश कर लिया है जिसे कई महान शक्तियां भी हासिल नहीं कर सकती हैं। मैंने कभी ऐसा कल्टीवेटर नहीं देखा जो क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में रहते हुए भी ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर सके। सूराओ ने इस भाई बहन की जोड़ी के साथ जितनी गहराई से बातचीत की, उन्हें उतना ही अधिक महसूस हुआ कि वे असाधारण थे। इतनी कम उम्र में निंग हुआनहुआन की साधना उनके जैसी ही थी और उनकी योग्यता शब्दों से परे थी। उसने शुरू में सोचा था कि निंग जियांग सुस्त है और उसकी प्रतिभा कमजोर है, लेकिन इस स्थिति में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए भले ही उसकी योग्यता महान नहीं थी, उसकी समझने की क्षमता भयावह थी। सूराओ और शेन जिनहुआन ने छाया में छोटी लोमड़ी के साथ दूसरों को परेशान करने से रोकने के लिए चुपचाप जियांग निंग को घेर लिया। दूसरी ओर असीम अमर पर्वत अंततः आकाश में उच्चतम बिंदु पर चढ़ गया। असीम अमर पर्वत से परत दर परत उतरती 3 चमकदार सफेद सीढ़ियां 3 खड़ी सीढ़ियां बनाती हैं। यह असेंशन असेंबली के लिए एक शुद्धावर्धक था। असेंशन स्टेप्स। असीम अमर पर्वत को मुक्त करने के बाद तीनों नेता थके हुए लग रहे थे। टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के कमांडर जिंग जियान बिना एक शब्द बोले सीधे कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन उनसे निकलने वाली हत्या की मंशा और निवारक आभा सिहरन पैदा कर रही थी। दाओवादी लिंगबाओ और दाओवादी बाई ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। दाओवादी बाई मुस्कुराए और एक कुर्सी पर बैठ गए। दाओवादी लिंगबाओ ने आह भरी। अंत में वह अब भी मेजबान के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति था। दाओवादी लिंगबाओ ने खाली केंद्रीय मैदान को देखा। जिनके पास जेड गोलियां हैं, वे चढ़ने के लिए किसी भी आरोहण सीढ़ियां चुन सकते हैं। पिछले वर्षों की तरह 300 लोग सफलतापूर्वक अमर पर्वत पर चढ़ेंगे। जो लोग अमर पर्वत पर चढ़ने में विफल रहेंगे, वे अपनी योग्यता खो देंगे। हर कोई कृपया इस बूढ़े व्यक्ति को कुछ और शब्द बोलने की अनुमति दें। मैं ये भी नहीं जानता कि बाईं आरोहण सीढ़ियों पर कितनी सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पर कोई खतरा नहीं है और लड़ाई की भी अनुमति नहीं है, और कोई नहीं जानता कि यह कहाँ समाप्त होगी। सही आरोहण चरणों में अपेक्षाकृत कम चरण होते हैं, केवल 999, लेकिन ये आरोहण चरण संघर्ष और इच्छा से भरे होते हैं। और मध्य आरोहण सीढ़ियों में केवल 9 चरण होते हैं, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के लिए
आपको अपनी किस्मत आजमानी होगी। यदि आप भाग्यशाली हैं तो इन आरोहण सीढ़ियों पर चढ़ने में केवल कुछ ही सांसें लगेंगी। यदि आप बदकिस्मत हैं तो आपका एक कदम आपकी जान ले सकता है। साधना की दुनिया में प्रवेश करते हुए हम सभी समझते हैं कि विकल्प प्रयास से बड़ा है और खेती में एक भी गलत कदम अनंत विनाश का कारण बन सकता है। हर कोई कृपया ध्यान से विचार करें और अपनी पसंद बनाएं। एक बार जब आप एक निश्चित आरोहण चरण पर कदम रखते हैं, यदि आप बदलना चाहते हैं तो आप केवल फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं एसेंशन असेंबली को आधिकारिक तौर पर खुला घोषित करता हूँ। दाऊवादी लिंगबाओ का बोलना समाप्त होने के बाद वह अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उसने जिंगजान पर नजर डाली जो हत्या का इरादा फैला रहा था। उसने अपने शब्द वापस ले लिए और दाऊवादी बाहे से बात करने लगा। साथ ही दाऊवादी बहे, आपको क्या लगता है कि ये कृषक कौन सा रास्ता चुनेंगे? पिछले वर्षों में अधिक लोगों ने सही रास्ता चुना, है ना? दाऊवादी बाहे को एक पल के लिए याद आया और वह मुस्कुराया। हालांकि सही रास्ता लड़ने की इजाजत देता है, फिर भी यह लोगों के बीच की लड़ाई है। लेकिन अगर जिन लोगों से आपका सामना होता है वे बहुत लड़ाकू नहीं हैं, तो क्या आप बिना किसी बाधा के वहां से नहीं गुजर सकते? हर किसी की मानसिकता भाग्य वाली होती है, ये बहुत सामान्य है। बाएं आरोहण चरण सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों को दायां या मध्य मार्ग चुनते देखकर दबाव महसूस करेंगे। आखिरकार यह एक लंबी सड़क है। जो लोग इस रास्ते को चुनना चाहते हैं उन्हें बहकाया जाएगा, उन्हें वह चुनने के लिए मजबूर किया जाएगा जो बाकी सभी चुनते हैं। संख्या सीमा निर्धारित है। जहां तक बीच वाले की बात है, दाऊवादी बाहे ने इस पर नजर डाली। मुझे डर है कि केवल वे ही लोग जुआ खेलना पसंद करेंगे जिन्हें लगता है कि उनके पास समय की कमी है और वे लापरवाह हैं। ये वास्तव में आपके जीवन के साथ जुआ है। दाऊवादी लिंगबाओ मुस्कुराए। दाऊवादी बाहे के साथ मिलकर उन्होंने अपना ध्यान आरोहण चरणों की ओर लगाया। 3 महान गुटों ने एसेंशन असेंबली के लिए कुल 3000 जेड टैबलेट जारी किए। 300 लोगों को चुनने के लिए 3000, 10 से 1 का अनुपात, जो क्रूर नहीं था। 3 महान गुटों में वास्तव में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या वास्तव में केवल 30 से 40 थी। मंच के नीचे लोगों का एक बड़ा समूह जेड की गोलियां लिए हुए 3 आरोहण सीढ़ियों के सामने खड़ा था। उन्होंने एक दूसरे का अवलोकन किया, ये देखना चाहते थे कि बाकी सभी ने क्या चुना। किसी ने सुझाव दिया, अन्य 2 रास्ते खतरनाक हैं। हम सभी इस बाएं रास्ते को क्यों नहीं चुनते, वह रास्ता जिसमें कोई खतरा नहीं है। हम प्रत्येक अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे। ये कैसा रहेगा? ठीक है, तुम पहले जाओ, मैं पीछे चलूंगा। बिल्कुल, आप पहले जाएं, मैं निश्चित रूप से आपके पीछे चलूंगा। सुझाव देने वाले ने आह भरी। वह जानता था कि एक साथ समूह बनाना और सबसे सुरक्षित रास्ता चुनना संभव नहीं था। तो वह सीधे शक्ति से भर गया और सबसे दाहिने आरोहण चरणों की ओर दौड़ पड़ा। इस समय सभी झिझक रहे थे। यदि वह अपने पीछे के लोगों के साथ अंतर को खोलने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ और सबसे तेज गति प्रदर्शित करता है, तो उसे सीधे अमर पर्वत तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। कई अन्य लोग भी उसके जैसा ही सोचते थे। पूर्ण परिश्रम के तहत तेजी से लोग अपने आसपास के लोगों से आगे निकल गए। लेकिन धीमे लोगों ने, ये देखकर कि देर से आने वाले लोग उनसे आगे निकलने वाले थे, उनकी आंखें घूम गईं और उन्होंने सीधे अपने हथियार निकाल लिए और हमला करने के लिए मुड़ गए। आरोहण सीढ़ियों पर खून गिरा, लेकिन इससे उन पर लाल दाग नहीं लगा। पहली जान चली गई। यही वह क्षण था जब सभी को वास्तव में एहसास हुआ। खेती रक्तपात और उथल-पुथल से भरा रास्ता था। अध्याय 134 कानून। यह वैसा ही था जैसा दाऊवादी बाहे ने सोचा था। मध्य मार्ग पर अभी भी कोई कल्टीवेटर दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे दाईं ओर किसी के सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही विवाद शुरू हो चुका था। सबसे बाईं ओर केवल 1 या 2 कल्टीवेटर अपने आंदोलन मार्शल कौशल का उपयोग करते हुए तेजी से ऊपर की ओर दौड़े। एसेंशन असेंबली के लिए प्रतिभागियों की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे उनकी खेती का दायरा सीमित नहीं हुआ। एसेंशन असेंबली में भाग लेने वालों में से कुछ ने अभी तक बॉडी टैंपरिंग नहीं कराई थी, जबकि अन्य पहले से ही क्यूई रिफाइनिंग में थे, जिससे उनकी खेती के क्षेत्र काफी असंगत हो गए थे।
युन क्विंग्याओ ने 3 आरोहण चरणों को देखा। कुछ देर सोचने के बाद वह सबसे बाएं रास्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। हालांकि ये रास्ता लंबा था लेकिन सबसे सुरक्षित भी था। लगातार ऊपर की ओर चढ़ना उसके लिए सबसे उपयुक्त था। जैसे ही वह अपना पैर उठाने वाली थी, श्री यान की आवाज उसके कान तक पहुंची। उनके लहजे से श्री यान थोड़ा अवाक लग रहे थे। आप सबसे बाईं ओर क्या कर रहे हैं? अपनी ताकत के साथ आप पूरी तरह से दाईं ओर से पार कर सकते हैं। गड़बड़ मत करो। युन क्विंग्याओ स्तब्ध रह गया। यह सही है। कैंगलिंग डोमेन में उनके प्रतिद्वंद्वी शेन जिनहुआन थे, वह शेन जिनहुआन जो उनसे थोड़ा छोटा भी था। दूसरे पक्ष द्वारा लगातार उसके दमन ने उसे असुरक्षित महसूस कराया था। लेकिन दुनिया में कितने शेन जिनहुआन हो सकते हैं? उसकी ताकत सचमुच सबसे दाहिनी ओर थी। उसे कोई नहीं रोक सकता था। युन क्विंग्याओ ने अपना पैर पीछे खींच लिया और सीधे सबसे दाईं ओर चली गई। सबसे दाईं ओर पहुंचने पर उसने तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने मूवमेंट मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया। उसने बिक्सियाओ संप्रदाय के आंदोलन मार्शल कौशल और मार्शल कौशल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सौभाग्य से श्री यान ने उसे कुछ मार्शल कौशल भी सिखाए थे जो पर्याप्त थे। युन क्विंग्याओ का मार्शल स्किल आंदोलन स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में बहुत तेज था। कुछ ही सांसों में उसने देर से आने वालों को पहले वालों से आगे निकलने के लक्षण दिखाए। उसकी अजेय गति को देखकर ऊपर के दोनों कल्टीवेटर्स ने एक दूसरे पर नजरें डालीं, अपनी आध्यात्मिक कलाकृतियां निकालीं और पहले युन क्विंग्याओ को नीचे गिराने के लिए अस्थायी रूप से सेना में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन युन क्विंग्याओ बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए। उन 2 कल्टीवेटर्स को देखकर युन क्विंग्याओ ने अपने क्यूई सागर में आध्यात्मिक क्यूई को एकत्रित किया। आध्यात्मिक क्यूई खूनी रंग से रंगी हुई फूट पड़ी और सीधे उसके रास्ते को अवरुद्ध करने वाले 2 लोगों को नीचे गिरा दिया। बाकी बचे लोगों ने युन क्विंग्याओ के दायरे को भांपते हुए रास्ता बना लिया। 300 लोगों में से एक आदमी को जाने देना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस समूह में कितने लेट स्टेज क्यूई रिफाइनिंग रियल्म कल्टीवेटर हो सकते हैं? दाववादी बाहे के पीछे सू राव ने बढ़ती हुई तीखी प्रतिस्पर्धा को देखा। उसने और शेन जिनहुआन ने जियांग निंग की ओर देखा, जो काफी समय से स्थिर था, थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। जियांग निंग इस बार पूरे आधे घंटे तक ध्यान में रहे। इम्मोर्टल माउंटेन की लाइट स्क्रीन पर संख्या 24 पहले से ही प्रदर्शित थी, जिसका अर्थ है कि पहाड़ के शिखर पर पहले से ही 24 लोग मौजूद थे। जैसा कि सू राव ने सोचा था कि जियांग निंग को अभी भी थोड़ा समय लगेगा। जियांग निंग, जो एक साधारण व्यक्ति की तरह आंखों से घूर रहा था, अचानक उसकी आत्मा वापस आ गई। इस समय जियांग निंग के दिमाग में अंतरिक्ष कानून शुरुआती 1/50। जियांग निंग बहुत खुश थी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस बार एसेंशन असेंबली देखने के लिए आने से वह वास्तव में एक स्वर्गीय दाव कानून को समझ पाएंगे, और यह अपेक्षाकृत शक्तिशाली अंतरिक्ष कानून था। अंतरिक्ष समय ये शब्द भव्य और गहन लगते थे। हालांकि यह केवल शुरुआती स्तर पर था। जब तक ये प्रवीणता पैनल से जुड़ा था, पूर्णता तक न पहुंचने की चिंता क्यों? उसे जागता देखकर सू राव ने उत्सुकता से पूछा, निंग जियांग, जब आप अभी ध्यान में थे तो आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, जियांग निंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, बस एक छोटी सी अनुभूति, और मेरी साधना क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र पूर्णता तक पहुंच गई है। बस इतना ही। बस इतना ही। सू राव स्तब्ध रह गईं। फिर उसने दांत बींच लिए। ये कैसा व्यक्ति था? क्या अब लोग इसी तरह दिखावा करते हैं? कितना कष्टप्रद। उसने बहुत कड़ी मेहनत की थी और बस फाउंडेशन स्थापना दायरे तक पहुंचने ही वाली थी। फिर भी यह व्यक्ति अचानक ध्यान में चला गया और क्यूई रिफाइनिंग रियल्म परफेक्शन में जाग गया। सू राव को लगा कि उसे भी मास्टर को निंग जियांग की स्थिति के बारे में बताना होगा। ईमानदारी से कहें तो ध्यान के माध्यम से साधना बढ़ाने की यह प्रतिभा पहली बार उसने देखी थी। मास्टर ने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं था। जियांग निंग इस मामले पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। वह जितना अधिक कहेगा, वह उतनी ही अधिक गलतियां कर सकता है। उन्होंने आरोहण के 3 चरणों को देखा। उन्होंने पूछा, अब हालात कैसे हैं? इसके बाद शेन जिनहुआन ने जियांग निंग को 3 चरणों के लिए निर्देश समझाए। फिर उसने कहा, कुछ लोग बाईं ओर चढ़ रहे हैं,
लेकिन ज्यादा नहीं। फिलहाल बीच में कोई नहीं है और ज्यादातर लोग दाईं ओर हैं। जियांग निंग ने सिर हिलाया। 3000 लोग 300 को छोड़ रहे हैं, ये काफी क्रूर है। इसी तरह खेती की दुनिया है। सू राव ने कहा, स्वर्ग से संघर्ष करना, पृथ्वी से संघर्ष करना, लोगों से संघर्ष करना। उनमें से लोगों के साथ संघर्ष करना सबसे भयानक है। हर कोई खेती करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग 3000 को छोड़कर 3000 की क्रूरता पर विचार करते हैं। जियांग निंग ने सोचा, 3000 को छोड़कर 300 को क्रूर माना जाता है, तो फिर पृथ्वी पर सिविल सेवा परीक्षाओं का क्या होगा? सीधे स्वर्गीय दाव का सामना करना पड़ रहा है। जियांग निंग ने वास्तव में एक लोकप्रिय पद देखा था जिसमें 2 लोगों को भर्ती किया गया था, लेकिन भुगतान की समय सीमा के बाद कई हजार आवेदक सामने आए। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। अमर पर्वत की रखवाली कर रहे लोगों ने लाइट स्क्रीन पर नंबरों को लगातार बदलते देखा। कुछ लोग सीढ़ियों के किनारे भी खड़े हो गए और जो भी उन्हें नापसंद था उसे लात मारकर और अधिक कठिनाई पैदा कर दी। निःसंदेह कुछ लोगों ने गड़बड़ी भी की और सीढ़ियों पर चढ़ रहे लोगों ने उन्हें जवाबी हमला करके नीचे फेंक दिया। जब लाइट स्क्रीन पर संख्या 200 तक पहुंच गई, तो वे किसान जो नीचे चले गए थे या असेंशन स्टेप्स को बदलना चाहते थे, घबराने लगे। कुछ लोगों ने सबसे बाईं ओर की आरोहण सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। सू राव ने ये देखा और हंसे, यदि आप एक मेहनती कृषक बनना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत में अनिर्णायक नहीं होना चाहिए। अब पेशेवरों और विपक्षों का मूल्यांकन करना और फिर इस आरोहण चरण को चुनना बहुत देर हो चुकी है। सू राव ने जियांग निंग को अंदर की बात बताए, यानी केवल वही लोग 300 के समूह में प्रवेश कर सकते थे जिन्होंने 1 घंटे की पहली तिमाही में इस आरोहण चरण को चुना था। सबसे बाएं आरोहण चरण ने स्वयं परीक्षण किया कि क्या एक कल्टीवेटर का दिल शांत हो सकता है और क्या उनकी दृढ़ता पर्याप्त मजबूत है। दाववादी लिंगबाओ ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कितने चरण थे क्योंकि यह आरोहण चरण लंबा या छोटा हो सकता है। उन लोगों को छोड़कर जो अत्यधिक आलसी थे और जोखिमों से बचते थे, एसेंशन स्टेप उन्हें शिखर तक पहुंचने में मदद करेगा। निःसंदेह शर्त ये थी कि इस पथ पर चरणों का 4/5वां भाग पूरा किया जाए। उस व्यक्ति को ऊपर जाते देख जियांग निंग को भी पता चल गया कि इस व्यक्ति के पास कोई मौका नहीं है। जब लाइट स्क्रीन पर संख्या 234 तक पहुंच गई, तो मध्य असेंशन स्टेप, जिसमें केवल 9 चरण थे, ने अंततः इसे संरक्षण देने के लिए किसी का स्वागत किया। यह एक कल्टीवेटर था जिसे सही रास्ते से नीचे गिरा दिया गया था। समय पहले ही खत्म हो रहा था और उसे जुआ खेलना पड़ा। जब उस कल्टीवेटर ने अपना पैर उठाया और मध्य आरोहण चरण के पहले चरण पर कदम रखा, तो स्टैंड में मौजूद सभी लोगों ने अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया, यहाँ तक कि अन्य 2 रास्तों के लोगों ने भी उसे देखा। इस कल्टीवेटर की किस्मत बहुत अच्छी थी। आधे पौन घंटे से भी कम समय में उन्होंने सभी चरण पूरे कर लिए। इम्मोर्टल माउंटेन की लाइट स्क्रीन पर नंबर बदलकर 235 हो गया। लूज कल्टीवेटर जो लगातार देख रहे थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। यह वास्तव में काम करता है और यह बहुत तेज है। यह आरोहण कदम उतना डरावना नहीं लगता। यह उतना खतरनाक नहीं होना चाहिए जितना वे कहते हैं। आइए इसे आजमाएं। उनमें से एक ने अपना पैर उठा लिया। उसका दिमाग हिल गया। असेंशन स्टेप की चेतना का थोड़ा सा हिस्सा उसके दिमाग में संचारित हो गया था। 1 कदम चढ़ने के बदले में 10 साल का जीवन काल। क्या आप बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया अपना पैर जमीन पर रखें। यदि नहीं, तो कृपया रास्ता बदल लें। अध्याय 135 जुआरी और डूबने की लागत। आरोहण चरणों पर 1 कदम के लिए 10 वर्ष का जीवनकाल। कल्टीवेटर, जो सीढ़ियों पर कदम रखने ही वाला था, ठिठक गया। जीवन काल के 10 वर्ष, यानी जीवन काल के 10 वर्ष। उसने ऊपर देखा। विशाल असीम अमर पर्वत बादलों तक पहुंचता हुआ उसकी आंखों के ठीक सामने प्रतीत होता था। केवल 9 कदम, इतना करीब। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह रास्ता सचमुच इतना करीब था। यह उस रास्ते से बिल्कुल अलग था जिस रास्ते से उसे पहले लात मारकर नीचे गिराया गया था। उस रास्ते का न केवल कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, बल्कि रास्ते में लोग भी बहुत बहुत बुरे थे जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। इस पथ में कोई संघर्ष नहीं था,
केवल 9 चरण थे। सब कुछ पहुंच के भीतर लग रहा था। इस समय असीम अमर पर्वत की लाइट स्क्रीन पर संख्या अचानक 235 से बढ़कर 237 हो गई। बस इतनी सी देर में 2 और लोग अमर पर्वत पर चढ़ गए थे। दर्शक बीच में असेंशन स्टेप्स पर मौजूद व्यक्ति से शीघ्रता से कार्य करने का आग्रह करना चाहते थे, लेकिन दृश्य को नियंत्रित करने वाले 3 गोल्डन कोर परफेक्शन कल्टीवेटर्स पर नजर डालने के बाद उन्होंने चुपचाप इस विचार को खारिज कर दिया। 3 साल पहले किसी ने प्रतियोगिता में हस्तक्षेप किया था और अब वे पहले से ही केवल संख्याएं बना रहे होंगे। मैं इसे जोखिम में डालूंगा। कल्टीवेटर ने दांत पीस लिए। ये केवल 10 वर्ष का जीवन काल था। वह अब हड्डी की उम्र से 17 वर्ष का था और भले ही वह खेती न करता हो, वह अपने 40वें वर्ष तक जीवित रह सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह बॉडी टैंपरिंग का अभ्यास भी करता था। यदि वह 3 महान गुटों में से एक में प्रवेश कर सकता है, यहाँ तक कि एक साधारण बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में भी, तो वह निश्चित रूप से क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जीवनकाल 100 साल से शुरू होगा। भविष्य में कई दशकों के आदान प्रदान के लिए अपने वर्तमान 10 वर्षों का उपयोग करना। निश्चित लाभ। ये सोचकर कल्टीवेटर सीढ़ियों पर चढ़ गया। जो किसान उसके पीछे झिझक रहे थे, उन्होंने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि दूसरे पक्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि उन्होंने कहा, ये केवल शिष्यों का आकलन करने का एक उपकरण था। यह इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? लेकिन जिस कल्टीवेटर ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, वह लगभग रोने लगा। क्या आप एक कदम के लिए 10 साल का जीवनकाल बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया अपना पैर जमीन पर रखें। यदि नहीं, तो कृपया रास्ता बदल लें। अगले 10 साल मैं इसे फिर से जोखिम में डालूंगा। कल्टीवेटर ने मध्य सीढ़ियों को घूरकर देखा कि पिछला कल्टीवेटर बिना किसी समस्या के एक साथ 5 सीढ़ियां चढ़ गया था। वे उत्साहित हो गए। उस कल्टीवेटर ने देखा कि वह कुछ ही कदमों में अपने बगल के आरोहण सीढ़ियों पर लोगों से आगे निकल गया। कितना समय बीत गया। हम ऊपर जा सकते हैं। अधिकाधिक लोगों ने यह मध्य मार्ग चुना। पहले चरण की लागत कोई बड़ी बात नहीं। क्या आगे कोई नहीं था? पूरे रास्ते बस एक ही रास्ते पर चलें। लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि 7वीं सीढ़ी पर कदम रखने के बाद पहला कल्टीवेटर तेजी से बूढ़ा हो गया। एक सांस से भी कम समय में एक युवा बॉडी टेम्परिंग रियल्म कल्टीवेटर से वह जल्दी ही एक वृद्ध व्यक्ति में बदल गया और फिर एक तरफ गिर गया। गड़गड़ाहट। लाश के जमीन से टकराने की आवाज ने लोगों के इस समूह पर ठंडे पानी का एक बेसिन डाला। जो लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, वे सभी भाग्य मानसिकता, भाग्य की भावना वाले लोग हैं। जियांग निंग ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, यह एक जुआरी के समान है। सबसे पहले वे सोचते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं, वे जुआ खेल सकते हैं, लेकिन निवेश करने के बाद डूबी लागत बड़ी और बड़ी हो जाती है। अगर वे पीछे मुड़ना भी चाहें तो नहीं लौट सकते। इतना जीवन काल खो दिया। पीछे मुड़ने का मतलब असीम अमर पर्वत पर चढ़ने में सक्षम न होना भी होगा। इन लोगों के लिए ये यात्रा बहुत बड़ी क्षति थी। जियांग निंग ने शेन जिनहुआन का हाथ पकड़ा और पूछा, अगर आप होते तो आप कौन सा रास्ता चुनते? शेन जिनहुआन ने कहा, अगर अब मैं होता तो मैं निश्चित रूप से सबसे दाईं ओर का रास्ता चुनता। मैं अपने तरीके से लड़ सकता हूँ। यदि मैं कमजोर होता तो मैं सबसे बाईं ओर का रास्ता भी अपना सकता था। आखिरकार अमरता और दाव की तलाश के लिए किसी को पहले जीवित रहना होगा। लेकिन शेन जिनहुआन रुका, फिर मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि बीच का रास्ता मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। कुछ देना, कुछ पाना, ये बहुत उचित है। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे इन उपहारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि पहले कोई मुझे तुरंत बिक्सियाओ संप्रदाय को नष्ट करने की क्षमता दे सकता था, और इसकी कीमत मेरी जान थी, मुझे लगता है मैं इस पर विचार करूंगा। जियांग निंग का दिल कड़ा हो गया। उसने शेन जिनहुआन का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह अच्छी बात है कि वह आए, अन्यथा छोटी लड़की और भी अधिक गहराई में गिर जाएगी। ऐसे काम मत करो जिनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन ये बहुत प्रभावी है ना? शेन जिनहुआन ने एक शिष्य की ओर इशारा किया। देखो, वह अमर पर्वत पर चढ़ गया और इसमें उसे केवल आधे अगरबत्ती से भी कम समय लगा।
जियांग निंग ने ऊपर देखा। दरअसल एक शिष्य बीच रास्ते से ऊपर चढ़ा था। जियांग निंग, धिक्कार है, ये किस तरह का राक्षसी कल्टीवेटर है। उनकी किस्मत शब्दों से परे थी। उन्होंने आरोहण चरणों पर ध्यान देना जारी नहीं रखा। जियांग निंग ने प्रवीणता पैनल को देखा और अंतरिक्ष कानून की दक्षता में सुधार करने के तरीके का अध्ययन करने के लिए अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया। जियांग निंग अभी भी असमंजस में थी कि कानून प्रकार के कौशल की दक्षता कैसे बढ़ाई जाए। क्या वह अंतरिक्ष कानून का उपयोग कर सकता है? जियांग निंग ने मार्शल स्किल की तरह दक्षता बढ़ाने की कोशिश की। उसने अपने आसपास के लोगों पर अपनी दिव्य भावना प्रवाहित की। अंत में उसने अपना ध्यान शेन जिनहुआन के कंधे पर लटकती छोटी लोमड़ी पर केंद्रित किया। उसने 2 उंगलियां बढ़ाईं और आगे की ओर जांच की। यह ऐसा था मानो उसने अपनी उंगलियों के बीच कुछ पकड़ लिया हो और उसे हिला दिया हो। अंतरिक्ष कानून प्रभावी हुआ। उसने ये बल छोटी लोमड़ी की पूंछ पर लगाया। जियाओबाई, जो शेन जिनहुआन के कंधे पर बैठी थी, ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने चारों ओर देखा, फिर उसने अपनी पूंछ उठाई। उसने आश्चर्य से कहा, हुआन हुआन, हुआन हुआन, क्या तुमने मेरी पूंछ खींची? शेन जिनहुआन ने जियाओबाई को खाली नजर से देखा। वह कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि जियाओबाई जानबूझकर बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर कि शेन जिनहुआन ने कोई जवाब नहीं दिया, जियाओबाई ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फिर से सोने के लिए लेट गई। जियांग निंग ने ये देखा। उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने दक्षता पैनल की जांच की। अंतरिक्ष कानून की ओर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसा लगता है कि यह मार्शल कौशल की तरह नहीं है, जहां आप उन्हें केवल दक्षता को ताज़ा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्या गलत हुआ? जियांग निंग ने मन में विचार किया। बहुत देर तक सोचने के बाद भी वह इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने हार मान ली। एसेंशन असेंबली समाप्त होने के बाद वह इससे निपटेंगे। हालांकि बहुत आरामदायक छोटी लोमड़ी को देखकर उसे चंचल महसूस हुआ। जियांग निंग ने छोटी लोमड़ी की पूंछ को छूने के लिए फिर से अंतरिक्ष कानून का इस्तेमाल किया। जियाओबाई ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने तुरंत अपनी पूंछ की ओर देखा। इस कृत्य में अपराधी को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे के सभी शिष्य बहुत दूर थे। अगर कोई उसकी पूंछ को छूता तो उन्हें जल्दी से हटने का मौका नहीं मिलता। तब केवल एक ही संभावना थी। जियाओबाई ने गुस्से में कहा, हुआन हुआन, अब मेरी पूंछ को मत छुओ। शेन जिनहुआन ने अपना सिर घुमाया, लगभग जियाओबाई के आमने सामने। उनकी नजरें मिलीं। शेन जिनहुआन ने जियाओबाई को ऐसे देखा जैसे वह कोई मरीज हो। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जियाओबाई ने पलकें झपकाईं। ये तुम नहीं थे? शेन जिनहुआन ने अपना सिर घुमा लिया और जियाओबाई से बात करना बंद कर दिया। जियांग निंग ने अपनी हंसी रोक ली। उसने जियाओबाई को झपकी लेने का नाटक करते हुए देखा, जो अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने की तैयारी कर रही थी। जियांग निंग बाहर पहुंचा और फिर से चला गया। जियाओबाई के नुकीले पंजे सीधे उसकी पूंछ की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। हवा के माध्यम से हवा के कटने की आवाज। सफेद लोमड़ी फर की कुछ लड़ियां तैरने लगीं। इस प्रहार से अपराधी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इसने उसके पीछे मौजूद शिष्यों को चौंका दिया। जियाओबाई की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने वर्णन करने के लिए अपनी सारी शारीरिक भाषा का उपयोग करते हुए अपने पंजे लहराए। मास्टर, हुआन हुआन, यह खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मुझे एक भूत द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। वह भूत मेरी पूंछ पकड़ता रहता है। अध्याय 136 लोकप्रिय युन क्विंग्याओ। आखिर क्या बात है? आप कैसे कह सकते हैं कि मास्टर एक भूत है? जियांग निंग ने 2 बार खांसते हुए कहा, लिटिल वाइट, बकवास मत करो। कल्टीवेटर भूतों से कैसे डर सकते हैं? इसके अलावा आप रैंक 2 फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज स्पिरिट बीस्ट हैं। क्या आप भूत कल्टीवेटर से डरते हैं? आगे मत बोलो, वहाँ वास्तव में एक है। लिटिल वाइट ने अन्याय महसूस करते हुए कहा। शेन जिनहुआन ने लिटिल वाइट के सिर को थपथपाया। लिटिल वाइट की आंखें चमक उठीं। हुआन हुआन, तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं ये जानता था। हुआन हुआन, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। शेन जिनहुआन, मैं जांच कर रहा हूँ कि क्या आपने अपना सिर मारा है। आप पहले से ही दिन के उजाले में बकवास कर रहे हैं। लिटिल वाइट,
ग्रिनिथ मास्टर और हुआन हुआन वहाँ वास्तव में एक है। वह नाराज हो गई और अब जियांग निंग या शेन जिनहुआन से बात नहीं करना चाहती थी। वह घर से भागना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि भूत फिर से उसकी पूंछ को छूने आएगा, इसलिए वह बस शेन जिनहुआन के कंधे पर बैठी रही और अपनी आंखें बंद कर ली। पलक झपकते में आरोहण चरण समाप्त हो गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे उठे या उन्होंने क्या अनुभव किया। अब तक योग्यता प्राप्त करने वाले 300 शिष्य प्रसन्न दिख रहे थे। इस समय 3 महान गुटों के प्रतिनिधि खड़े हो गए। अपनी चौड़ी आस्तीन लहराते हुए वे अपने चेलों को अपने पीछे ले गए और अमर पर्वत पर उतरे। जुआनहुआंग शहर के अप्रासंगिक कर्मी अब अगली 3 चौकियों को नहीं देख सकेंगे। जियांग निंग और अन्य लोग किनारे खड़े हो गए। दाओवादी लिंगबाओ का व्याख्यान सुनकर मूल्यांकन में भाग लेने वाले शिष्य, यदि यह कोई अन्य संप्रदाय होता तो वे पहले योग्यता का परीक्षण कर सकते थे और फिर आरोहण चरण चरण में आगे बढ़ सकते थे। लेकिन असेंशन असेंबली इसे शुरुआत में ही आपको ये बताने के लिए रखती है कि योग्यता या ताकत की परवाह किए बिना साधना के पथ पर चुनाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन साधकों में से जो अमर पर्वत पर नहीं चढ़े, उनमें से कुछ अच्छी प्रतिभा वाले होंगे, लेकिन अपनी पसंद के कारण वे असेंशन असेंबली से चूक गए। यही बात आपके लिए भी लागू होती है। ये केवल इसलिए है क्योंकि आपने सही विकल्प चुना है और भाग्य आपके पक्ष में है, इसलिए आप जारी रख सकते हैं। आप सभी याद रखें, साधना के पथ पर एक विचार जीवन या मृत्यु का निर्णय कर सकता है। ये बोलते हुए दाओवादी लिंगबाओ ने असीम अमर पर्वत के द्वार के सामने एक खुली जगह की ओर इशारा किया। विकल्प और भाग्य पर्याप्त हैं, लेकिन आपको जन्मजात मतभेदों का भी सामना करना होगा। हर कोई कृपया आगे बढ़ें। दाओवादी लिंगबाओ का बोलना समाप्त होने के बाद वह वापस बैठ गए। वे शिष्य जो पहले मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया। कुछ ने व्यवस्था बनाए रखी, जबकि अन्य इन 300 शिष्यों को उस स्थान पर ले जाने लगे जहां योग्यता का परीक्षण किया जाएगा। जियांग निंग ने उन उपकरणों को देखा था। वे वॉलीबॉल के आकार के थे, जिनका आकार पारदर्शी क्रिस्टल गेंदों जैसा था। कोई भी उस पर अपना हाथ रख सकता है, अपने दिमाग को शांत कर सकता है और क्रिस्टल बॉल कल्टीवेटर की काया और योग्यता को समझ और परख सकती है। योग्यता को 4 प्रमुख रैंकों में विभाजित किया गया है: स्वर्ग, पृथ्वी, गहरा और पीला। और इन 4 प्रमुख रैंकों के भीतर 3 छोटे रैंक हैं: उच्च, मध्य और निम्न। जियांग निंग ने शेन जिनहुआन की ओर देखा। हालांकि चेन हाई की याद में उनके और चेन हाई के बीच एक विभाजन था। जब शेन जिनहुआन की योग्यता का परीक्षण किया गया तो वह पृथ्वी रैंक कम थी। दूसरी ओर युन क्विंग्याओ पृथ्वी रैंक उच्च, स्वर्ग रैंक के असीम रूप से करीब था। यही कारण था कि युन क्विंग्याओ इतना लोकप्रिय था। A disciple with aptitude infinitely close to heaven rank would form her nascent soul in a very short time and lead the Baishao sect to become the largest sect in the Kangling domain. ऐसे शिष्य के पास बिक्सियाओ संप्रदाय के भाग्य का 9/10वां हिस्सा था। यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया तो मूल रूप से भविष्य में कोई अन्य अवसर नहीं होगा। निस्संदेह ये सभी निचले क्षेत्र के योग्यता वर्गीकरण थे। उपन्यास के बाद के विकास के अनुसार अमर दायरे में अमर ग्रेड और सेंट ग्रेड योग्यताएं भी थीं। ठीक है, आखिरकार यह एक कल्टीवेशन उपन्यास है। पुरुष प्रधान उपन्यास मध्य से अंतिम चरण में घोंसला बनाने वाली गुड़िया बन जाते हैं। महिला उन्मुख उपन्यास मध्य से अंतिम चरण की डेटिंग के बारे में बनते हैं। और कुछ नहीं है। छोटी लोमड़ी ने जियांग निंग का स्पष्टीकरण सुना। जैसा कि अपेक्षित था, वह खुद को रोक नहीं सकी और शेन जिनहुआन की योग्यता के बारे में पूछने लगी। शेन जिनहुआन ने सच कहा, मेरी योग्यता पृथ्वी रैंक निम्न है। लिटिल वाइट थोड़ा निराश था। मैंने सोचा था कि हुआन आप 12 साल की उम्र में लगभग क्यूई रिफाइनिंग परफेक्शन में हेवन रैंक एप्टीट्यूड होंगे। तब हेवन रैंक एप्टीट्यूड कितना भयानक है। जियांग निंग और शेन जिनहुआन ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। दोनों में से कोई नहीं बोला। मूल रूप से शेन जिनहुआन ने राक्षसी तकनीक की खेती नहीं की थी, लेकिन अब जब शेन जिनहुआन ने राक्षसी तकनीक की खेती की है तो ये कहा जा सकता है कि उसकी क्षमता उजागर हो गई है। साथ ही वह बड़ी बॉस है।
सेंट ग्रेड योग्यता असंभव नहीं है। योग्यता परीक्षण चरण बहुत सरल था, केवल शुद्ध स्क्रीनिंग और रिकॉर्डिंग। 3 महान गुटों की आवश्यकता गहन रैंक योग्यता तक पहुंचने की थी। गहरी रैंक से नीचे वाले ही वापस आ सकते हैं। इसे बनाने वाले इन 300 लोगों में से कुछ को छोड़कर अधिकांश लोग वास्तव में प्रतिभाशाली थे। इस दौर में 47 लोगों का सफाया हो गया, 253 लोग बचे। उसके बाद ये युद्ध क्षमता और युद्ध इच्छाशक्ति का परीक्षण कर रहा था। इससे ये परीक्षण किया गया कि क्या किसी कल्टीवेटर में खतरे का सामना करते समय तलवार खींचने का साहस है। यदि किसी में तलवार खींचने का भी साहस नहीं है, तो खेती करने के लिए कौन सा अमर पथ है? इस दौर के लिए समीक्षा मानक बहुत लचीला था। यह परीक्षण के लिए जिम्मेदार टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर था, जबकि यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड और याओगुआंग इमोर्टल पैलेस मैदान के बाहर स्कोर करेंगे। युद्ध में कल्टीवेटर के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें उत्तीर्ण, असफल, ए या बी रेटिंग दी जाएगी। जो असफल हुए उन्हें सीधे हटा दिया गया। हृदय प्रश्नोत्तरी चरण के परिणाम आने तक शेष 3 स्कोरिंग रैंक कल्टीवेटर का अनुसरण करेगी। कुल अंकों को मिलाकर ये तय किया जाएगा कि बाहरी या आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना है या नहीं, और 3 महान गुट कल्टीवेटर्स के साथ दोतरफा चयन भी करेंगे। जियांग निंग ने छोटी लोमड़ी की ओर देखा। हालांकि वह भूत के डर से उबर चुकी थी, फिर भी वह कुछ हद तक सावधान थी। वह उसे अभी के लिए छोड़ देगा। सू राव ने दिल पर सवाल उठाने वाली चौकी के लिए जिम्मेदार लोगों को पहाड़ की तलहटी में महल की ओर ले जाया। कोई दूसरा चेकपॉइंट जल्द ही खत्म कर देगा और हमें इस पर नजर रखना शुरू करना होगा। जियांग निंग को लगा कि यह अफसोस की बात है। वह मूल रूप से दूसरे दौर में विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करना चाहते थे, ये देखने के लिए कि क्या यूं क्विंग्याओ बिक्सियाओ संप्रदाय के मार्शल कौशल का उपयोग करेंगे। महल में पहुंचने पर जियांग निंग ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि 3 महलों, 3 दिल से सवाल पूछने वाले दर्पणों के लिए 3 अलग अलग कमरों में जाने की आवश्यकता होगी। उस स्थिति में उसे लगातार अन्य 2 कमरों की निगरानी करनी होगी। अब के विपरीत तीनों दर्पण एक ही स्थान पर 3 मीटर की दूरी पर थे। जब तक युन क्विंग्याओ आएगा, वह उसे मैदान पर देख सकेगा। युन क्विंग्याओ ने तियान्स मिलिट्री प्रीफेक्चर के उस सैनिक से आसानी से निपट लिया जिसके खिलाफ वह लड़ रही थी। प्रत्येक असेंशन असेंबली में उत्कृष्ट शिष्य होंगे जो टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर परीक्षकों को हरा देंगे, लेकिन बहुत से नहीं। यह इस सत्र का पहला सत्र था। युन क्विंग्याओ से लड़ने वाला टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर का सिपाही शर्मा गया। वह वास्तव में पराजित होने वाला पहला व्यक्ति था, और प्रतिद्वंद्वी ने उसे लगभग पराजित करके ऐसा किया। ये बहुत शर्मनाक था। अन्य अखाड़ों के सैनिकों ने मनोरंजन के साथ सब कुछ देखा। धत तेरी की, सिपाही ने मन ही मन धिक्कारा। उसने सोचा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम ऊपर जाओ, लेकिन हानि तो हानि होती है। उसने अपनी मुठियां बंद कर लीं, जिससे युन क्विंग्याओ को मैदान से हटने की अनुमति मिल गई। यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड शिष्य और याओगुआंग इमोर्टल पैलेस शिष्य एक दूसरे की नज़रों की रिकॉर्डिंग के लिए जिम्मेदार थे। उनके दिल जल रहे थे। ए रेटिंग लिखने से पहले ही उन्होंने अपने अपने बड़ों को संदेश भेजना शुरू कर दिया। एरेना 9 पर चयन में भाग लेने वाले शिष्य एल्डर लिंगबाओ ने कुछ ही चालों में द्वारपाल को हरा दिया। एल्डर बाहे, एरेना 9। अध्याय 137 युन क्विंग्याओ की पसंद। युन क्विंग्याओ को लगा कि कई निगाहें उस पर पड़ रही हैं। उसे थोड़ा डर लग रहा था। यदि उनमें से एक नज़र जियांग निंग की होती, तो क्या वह बहुत बड़े खतरे में नहीं होती? घबराओ मत, इन दिव्य इंद्रियों में कोई दुर्भावना नहीं है, वे केवल जिज्ञासु हैं। आपके प्रदर्शन ने संभवतः ध्यान आकर्षित किया है। जानी पहचानी आवाज सुनकर युन क्विंग्याओ बहुत खुश हुई। मिस्टर यान, क्या आप बाहर नहीं हैं? मैं निश्चित रूप से आरोहण चरणों में आपका अनुसरण नहीं कर सका। गु यानकिंग ने खुद को युन क्विंग्याओ के बालों में छिपा लिया। लेकिन बिना किसी को पता चले इस अमर पर्वत पर चढ़ना और फिर तुम्हें ढूंढना मेरे लिए पाई जितना आसान है। इसके अलावा क्या इस अमर पर्वत को अमर पर्वत भी कहा जा सकता है? तो फिर अमर पर्वत क्या है? युन क्विंग्याओ थोड़ा उत्सुक था। आज असीम अमर पर्वत को उगते हुए देखकर वह बहुत हिल गई थी। उसने सोचा कि अमर पर्वत बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए,
लेकिन मिस्टर यान की बात सुनकर ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है। गु यानकिंग ने कहा, एक सच्चे अमर पर्वत में आध्यात्मिक क्यूई होती है जो चरम सीमा तक असीमित होती है। ऐसे अमर पर्वत से एक एकल आत्मा खजाना फल, अगर यह निचले क्षेत्र में गिरता है तो खून और खून का तूफान पैदा कर सकता है, एक महान दानव बन सकता है जो एक क्षेत्र पर हावी हो जाता है। ये तथाकथित असीम अमर पर्वत, हालांकि यह आध्यात्मिक क्यूई से भरा हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में इसका मूल पहले ही मर चुका है। पूरा पर्वत सोने से मढ़े गोबर के गोले जैसा है। इस समय गु यानकिंग चौंक गई। उन्होंने गोबर के गोले को रूपक के रूप में क्यों प्रयोग किया? लेकिन ये बिल्कुल उपयुक्त था। यूं क्विंग्याओ ने निर्देशों का पालन किया और पहाड़ की तलहटी में महल की ओर चल दिए। ऊपर बैठे 3 मुख्य नेताओं ने स्थिति को देखते हुए एक टेलीपैथिक संदेश सुना। यूं क्विंग्याओ को देख रहे हैं। दाओवादी बाह्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महिला शिष्या उत्कृष्ट है। अभिभावक को इतनी आसानी से हराने के लिए भविष्य में संभवतः उसी दायरे में उसके कुछ प्रतिद्वंद्वी होंगे। वह पहले से ही हमारे याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस की प्रत्यक्ष शिष्या बनने के लिए काफी अच्छी है। इसके अलावा हमारे याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस में कई महिला कृषक और कई महिला बुजुर्ग हैं, जिससे हमें महिला कृषकों के बारे में अधिक समझ मिलती है। वह संभवतः हमारा याओगुआंग अमर महल चुनेगी। हर कोई, मैं इस शिष्य को यहीं और अभी ले जाऊंगा। दाओवादी लिंगबाओ ने हंसते हुए कहा, हमारे यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड में महिला बुजुर्ग भी हैं। इसके अलावा कौन कहता है कि महिला कृषकों को याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस में जाना चाहिए? ये कथन बहुत ही प्रतिबंधात्मक है। मैंने देखा कि यह महिला शिष्य जुआनहुआंग डोमेन के किसी प्रमुख परिवार से नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि संभवतः साधारण है। हमारे यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड में आने से उसके पास अपनी खेती का समर्थन करने के लिए अधिक संसाधन होंगे। जरूरी नहीं कि वह याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस ही चुने। टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के जिंगजान ने मजाक उड़ाया। बस एक महिला शिष्य, और दोनों पहले से ही उस पर झगड़ रहे थे। उनका तियान्स मिलिट्री प्रीफेक्चर कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करेगा। उपहास सुनना। दाओवादी लिंगबाओ और दाओवादी बाह्य को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों ने मन ही मन सोचा, आपका टियंस सैन्य प्रांत सेना की तरह है। ये लगभग पूरी तरह से पुरुष शिष्य हैं। कौन सी महिला कल्टीवेटर वहां जाएगी? खट्टे अंगूर। इस पल युन क्विंग्याओ अंततः महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जैसे ही वह अंदर कदम रखने ही वाली थी, गु यानकिंग ने अचानक कहा, नहीं, मुझे एक परिचित आभा महसूस होती है, जिसे मैंने तब महसूस किया था जब आप पहले आत्मा की नाव से उतरे थे। जियांग निंग संभवतः इस महल के अंदर है। एक बार जब आप प्रवेश करेंगे तो संभवतः आपको तुरंत निशाना बनाया जाएगा। युन क्विंग्याओ के कदम ठिठक गए। वह घबरा गई। बड़ी मुश्किल से इतनी दूर आने के बाद क्या सचमुच उसे रुकना पड़ा? और उसे ये भी समझ नहीं आया कि जियांग निंग यहाँ क्यों आएगी। मिस्टर यान, मुझे क्या करना चाहिए? 2 रास्ते, गु यानकिंग ने कहा। पहला ये है कि टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के किसी व्यक्ति को स्थिति समझाई जाए और उसका उपयोग टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने के लिए किया जाए। हालांकि मामला सुलझने के बाद टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा या नहीं यह अज्ञात है। दूसरा है अभी हटना, गुप्त रूप से लगन से खेती करना और तब तक इंतजार करना जब तक मेरी ताकत नवजात आत्मा क्षेत्र में वापस न आ जाए। फिर स्वाभाविक रूप से आपको जियांग निंग से डरने की जरूरत नहीं होगी। युन क्विंग्याओ ने पूछा, मिस्टर यान, कब तक आप नवजात आत्मा के दायरे में वापस आ पाएंगे? इसमें कम से कम 1 वर्ष लगेगा, और उस वर्ष के दौरान आपको ऐसी दवा ढूंढने में भी मेरी मदद करनी होगी जो आत्मा को पोषण दे सके। यदि यह केवल साधारण पुनर्प्राप्ति के लिए है तो इसमें 3 साल लगेंगे। 1 से 3 साल। यूं क्विंग्याओ झिझक गए। इन दिनों के दौरान जियांग निंग का दायरा भी स्थिर नहीं होगा। जियांग निंग और शेन जिनहुआन दोनों लगन से खेती करेंगे। उसके और शेन जिनहुआन के बीच की खाई और चौड़ी होती जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उसे सचमुच इतने समय तक छिपना पड़ा? क्या सचमुच कोई अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां नहीं होंगी? वह वास्तव में समझ गई थी कि आरोहण चरणों के समापन के बाद दाओवादी लिंगबाओ ने क्या कहा था। एक अकेला विचार जीवन या मृत्यु का निर्धारण कर सकता
है। यून क्विंग्याओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर यान, अगर मैं पहला रास्ता चुनूं और अंततः खतरे का सामना करूं, तो क्या आप मुझे दूर ले जा सकते हैं? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, गु यानकिंग ने गंभीरता से कहा। वह सच कह रहा था। टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर में 4 नवजात सोल कल्टीवेटर थे, जिनसे निपटना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, जो तुम्हें देख रहा है वह संभवतः हुआनहू बटालियन का वाइस मार्शल है, और ये सिर्फ एक साधारण नज़र है। वह क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तुम्हें बाहर ले जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यून क्विंग्याओ ने अपनी मुठियां भींच लीं। मैं पहला रास्ता चुनती हूँ। तो फिर चलें। गु यानकिंग ने पहले ही यून क्विंग्याओ की पसंद का अनुमान लगा लिया था। यून क्विंग्याओ तुरंत पलटा। इस ओर आ रहे शिष्यों ने उसे भ्रम से देखा। उन सबने इसे देखा था। इस महिला ने कुछ ही चालों में अभिभावक को हरा दिया था। वह तीसरे चरण में क्यों नहीं जा रही थी? यून क्विंग्याओ चुपचाप दूसरे चरण तक चला गया और उसे टियास सैन्य प्रांत का एक सैनिक मिला। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे आपके कमांडर के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी है। आपको मुझे पहचानना चाहिए। मैंने अभी अभी 9वें अखाड़े में अभिभावक को हराया है। ये सुनकर दूसरा पक्ष और अधिक गंभीर हो गया। यदि कोई और भी कमांडर से मिलना चाहता, तो वह निश्चित रूप से इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन अगर यह यही व्यक्ति होता, तियान्स मिलिट्री प्रीफेक्चर के सैनिक ने कहा, बेहतर होगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात हो। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। उन्होंने बाघ के पैटर्न वाला एक टोकन निकाला और एक संदेश प्रसारित किया। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। यून क्विंग्याओ के कान में एक गंभीर आवाज गूंजी, तुम्हारा इस आदरणीय से क्या महत्वपूर्ण संबंध है? यून क्विंग्याओ ने दोनों तरफ देखा, लेकिन कमांडर का कोई निशान नहीं था। उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याओ क्विंग क्विंग नहीं है। मेरा असली नाम यून क्विंग्याओ है। शायद कमांडर इस नाम को नहीं जानता, लेकिन कमांडर को मेरी पहचान अवश्य पता होगी। मैं कैंगलिंग डोमेन में बिक्सियाओ संप्रदाय का युवा संप्रदाय मास्टर हूँ। उसके बोलने के बाद कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही यून क्विंग्याओ पीछे हटने वाला था, काले कवच में एक हट्टा कट्टा आदमी अचानक उसके पास आया। उस आदमी की बड़ी हुई दाढ़ी थी और उसकी भुजाएं उसकी जांघों से अधिक मोटी थीं। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर का जिंगजान था। उसे देखकर जिंगजान ने यून क्विंग्याओ की जांच करते हुए भौहें चढ़ा दी। तुमने छद्मवेश धारण किया? यून क्विंग्याओ ने सिर हिलाया और अपना भेष हटा दिया। एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया। 12 साल की उम्र में भी वह आकर्षक और नाजुक थी। जिंगजान ने सिर हिलाया, यून क्विंग्याओ की बाँह पकड़ ली और बिना बताए कि वह क्या कर रहा था, वह सीधे उसे लेकर उड़ गया। यून क्विंग्याओ भयभीत था। उसे डर था कि टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर बिना कोई स्पष्टीकरण सुने उसे मार डालेगा। उसे ये भी डर था कि टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर उसे कैद कर लेगा। उसने अपने शब्दों को मन ही मन रिहर्सल कर लिया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी शब्द या कारण व्यर्थ थे। जिंगजान ने यून क्विंग्याओ को असीम अमर पर्वत की चट्टान के किनारे पर ला दिया। ठंडी हवा चली। जिंगजान ने चट्टान के नीचे के दृश्यों को देखा। यून क्विंग्याओ की ओर पीठ करके उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बेहतर होगा कि आपके पास कोई अच्छा कारण हो, अन्यथा यह आपका दफन स्थान होगा। अध्याय 138 मनोवैज्ञानिक खेल। टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के कमांडर जिंगजान ने स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक क्यूई का संकेत दिखाया, लेकिन उस जानलेवा आभा ने अभी भी यून क्विंग्याओ को भय का एहसास कराया। आसपास की चट्टानों और घाटियों ने वर्तमान माहौल के साथ मिलकर उत्पीड़न की भावना पैदा की। यून क्विंग्याओ ने अपने दिल में डर को दबा दिया। उसने बड़ी चतुराई से खुद को जिंगजान से दूर कर लिया। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, कमांडर, मेरे पास जियांगनिंग के बारे में खबर है। जियांगनिंग। इन 2 शब्दों को सुनकर जिंगजान की आंखें तुरंत तेज हो गईं। उसकी संपूर्ण आभा और भी अधिक दमनकारी हो गई। वह मुड़ा और यून क्विंग्याओ को घूर कर देखा। उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? जियांगनिंग ने न केवल उनके तियान्स सैन्य प्रांत के एक कमांडर और एक युवा जनरल की हत्या कर दी थी, बल्कि उसने उनके तियान्स सैन्य प्रांत को जुआनहुआंग डोमेन में हंसी का पात्र भी बना दिया था।
हालांकि दूसरों ने इसे अपने चेहरे पर कहने की हिम्मत नहीं की। अफवाहें जारी रहीं कि जुआनहुआंग डोमेन में 3 महान गुटों में से एक, टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर, यहाँ तक कि एक वाइस मार्शल को भेजे जाने के बाद भी एक छोटे, दूरस्थ डोमेन से एक कल्टीवेटर को पकड़ने में विफल रहा था। इसके लिए टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर ने एनयू कैंप भी भेजा था, जिसमें अफवाह फैलाने वालों के एक हिस्से की मौत हो गई थी। युन किंग्याओ जिंगजान से चौंक गया। वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। उसने दृढ़ता से कहा, वास्तव में, और मैं जियांगनिंग के वर्तमान छिपने के स्थान को भी जानती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, युन किंग्याओ ने पाया कि उसकी गर्दन जिंगजान के बड़े हाथों से मजबूती से पकड़ी हुई थी। उसका गला अब शब्द नहीं बोल पा रहा था, केवल कुछ धीमी, दबी दबी आवाजें। उसे वैसे ही ऊपर उठाया गया। जिंगजान के बड़े हाथ उसके सिर से बड़े थे। उन्होंने यूं किंग्याओ की गर्दन को ऐसे पकड़ रखा था मानो वह एक छोटे पिल्ले को पकड़ रहा हो। थोड़े से बल और आगे की ओर खींचने के साथ युन क्विंग्याओ को चट्टान के किनारे पर लाया गया। उसका पूरा शरीर चट्टान पर लटका हुआ था। जिंगजान ने व्यंग्य करते हुए कहा, हम, टियास सैन्य प्रांत, इससे सबसे अधिक नफरत करते हैं जब लोग हमारे साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बलपूर्वक हल नहीं किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि अगर मैंने आपकी खेती छोड़ दी, तो भले ही आप गिरकर घायल हो जाएं, आप नहीं मरेंगे। लेकिन आप नहीं जानते कि इस घाटी के नीचे क्यूई का विशाल विस्तार है। इसे वुजी संप्रदाय के कृषकों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद छोड़ दिया गया है। एक बार जब आप प्रवेश करते हैं और इस असीम क्यूई से घिर जाते हैं, तो आपका तुरंत दम घुट जाएगा। जिंगजान रुका। उसने यूं क्विंग्याओ की आंखों को देखा, जो दम घुटने से लाल हो गई थीं। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम डूब रहे हो? इस समय युन क्विंग्याओ का दिमाग खाली था। उसके पूरे शरीर में डर भर गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने गलत चुनाव किया था। वह मरने वाली थी। नहीं, नहीं, नहीं। वह जीना चाहती थी। मैं मूर्ख। गु यानकिंग की आवाज समय के साथ युन क्विंग्याओ के दिमाग में गूंज उठी। उन्होंने गुप्त ध्वनि प्रसारण का उपयोग करने का साहस नहीं किया, लेकिन दिव्य अनुभूति के साथ संचार किया। वह जियांगनिंग के ठिकाने की परवाह कैसे नहीं कर सकता? यदि आप यह नहीं कहते हैं, तो यह आपका उत्तोलन है। यदि आप ये कहते हैं, तो यह आपकी मौत की सजा है। युन क्विंग्याओ ने कांपते हुए पूछा, मिस्टर यान, मुझे क्या करना चाहिए? गु यानकिंग ने कहा, मेरे शब्द भेजो। मैं एक वाक्य कहूंगा, तुम एक वाक्य कहो। ठीक है। जिंगजान की आंखें मजाक से भरी थीं। उन्होंने कैदियों से पूछताछ करते समय इस पद्धति का उपयोग करने की भी आशा व्यक्त की। प्रतिद्वंद्वी की कमजोर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को उत्तेजित करने के लिए यातना और शब्दों का उपयोग करना। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी के दिमाग में दरार आ गई, तो मनोवैज्ञानिक रक्षा एक टूटे हुए बांध की तरह होगी, जो अब बढ़ती नदी को रोकने में सक्षम नहीं होगी। उसके साथ मोलभाव करें, वह योग्य नहीं थी। जब आप इसे मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं तो वादे क्यों करें? लेकिन जब यूं क्विंग्याओ के शब्द उसके कानों तक पहुंचे, तो जिंगजान दंग रह गया। युन किंग्याओ, यदि तुम मुझे मार डालोगे, तो तुम्हें इस जीवनकाल में जियांगनिंग का छिपने का स्थान कभी नहीं मिलेगा। जिंगजान उसकी बातों पर क्रोधित थी। क्या आपको लगता है कि मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा? फिर मुझे मार डालो, युन क्विंग्याओ ने कहना जारी रखा। जियांगनिंग इतनी कम उम्र में पहले से ही नवजात आत्मा चरण, प्रारंभिक चरण में है। कुछ समय में नवजात आत्मा मध्य चरण या यहाँ तक कि अंतिम चरण। नवजात आत्मा असंभव नहीं है। उस समय क्या टियास सैन्य प्रांत जियांगनिंग का बदला झेल सकता है? जियांगनिंग को अपमानित करने वाला आखिरी व्यक्ति बिक्सियाओ संप्रदाय था। कमांडर, आपको बिक्सियाओ संप्रदाय के साथ क्या हुआ इसके बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ये सब कहने के बाद युन किंग्याओ ने जिंगजान पर नजर रखी। यदि उसके पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं होता, तो वह श्री यान की बात कभी नहीं सुनती। वह ऐसे शब्द कहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। गु यानकिंग ने उससे कहा, कुछ कठिन शब्द कहने के बाद आपको हमेशा दूसरे पक्ष को बाहर करने के लिए कुछ नर्म कहना होगा। आप फिर से जारी रखें, एक वाक्य मेरी ओर से, एक आपकी ओर से।
जिंगजान, जो अभी भी यूं किंग्याओ की गर्दन पकड़े हुए था, यूं किंग्याओ की बातें सुनने के बाद एक पल के लिए चुप हो गया। हालांकि यूं क्विंग्याओ के शब्द अप्रिय थे, वे गलत नहीं थे। जियांग निंग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। यदि इस तरह के गंभीर छिपे हुए खतरे को जल्दी समाप्त नहीं किया गया, तो यह वास्तव में और अधिक जटिलताओं को जन्म देगा। बिक्सियाओ संप्रदाय का विनाश ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि यह व्यक्ति निर्दयी था और द्वेष रखता था। नवजात आत्मा चरण, प्रारंभिक चरण में ऐसे शत्रु के छाया में छिपे होने के कारण संप्रदाय के शिष्य बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लेकिन जिंगजान को पता था, अब वह पीछे नहीं हट सकता था। एक बार ऐसा करने के बाद वह अपना प्रमुख स्थान खो देगा। वह केवल गतिरोध बनाए रख सकता था। वह जानता था कि यूं क्विंग्याओ ने जीवित रहने के लिए ये बातें कही थीं। वास्तव में यून क्विंग्याओ, कमांडर, मैं जियांग निंग के कारण बेघर हूँ। हमारा एक साझा दुश्मन है। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ और मेरा मानना है कि मेरे पास भी कुछ प्रतिभा है। यदि कमांडर मुझे एक युवा जनरल के रूप में तियान सैन्य प्रांत में ले जाने का वादा कर सकता है, तो मैं बिना किसी आपत्ति के जियांग निंग के बारे में सभी जानकारी कमांडर को सूचित करने को तैयार हूँ। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। मैं बदला लेना चाहता हूँ। जिंगजान ने कुछ सेकंड के लिए यून किंग्याओ की आंखों में देखा। वे मुस्करा उठे। उसने हाथ उछालकर यून किंग्याओ की गर्दन पकड़ ली और उसे एक मोटे पेड़ के तने पर फेंक दिया। यून क्विंग्याओ की कमर में चोट लगी। वह हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ी। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होती तो बहुत पहले ही उसे गला दबाकर मार दिया गया होता। एक विशाल छाया ने सूर्य के प्रकाश को ढक लिया। यून क्विंग्याओ ने ऊपर देखा। उसने जो देखा वह जिंगजान का चेहरा था, उसकी घनी दाढ़ी और भयंकर अभिव्यक्ति के साथ। जिंगजान ने यूं क्विंग्याओ की ओर देखा। यंग जनरल का पद वाइस मार्शल द्वारा तय किया जाता है। मैं इसका वादा नहीं कर सकता। मैं आपको केवल टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर में ला सकता हूँ। उसके बाद यह आपके और वाइस मार्शल के बीच का मामला होगा। हालांकि आपकी प्रतिभा के साथ एक युवा जनरल बनना ही पर्याप्त है। यून क्विंग्याओ बहुत खुश था, लेकिन वह पीछे हट गई, जैसा कि श्री यान ने उससे कहा था। उसने तुरंत एक जानकारी फेंक दी। जियांग निंग एसेंशन असेंबली में हैं। कहाँ? जिंगजान की पुतलियां सिकुड़ गईं। एसेंशन असेंबली के विभिन्न नेता सभी गोल्डन कोर परफेक्शन कल्टीवेटर थे। एक नवजात आत्मा चरण, प्रारंभिक चरण कल्टीवेटर को उन्हें मारने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहुंचने में केवल एक पल लगेगा। वो डर गया। यून क्विंग्याओ को पता चला कि जिंगजान भी डर सकता है। उसे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उसने कहा, मैं आपको तभी बताऊंगी जब मुझे टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर की हुआनहू बटालियन का पहचान Z टोकन मिलेगा। बेशक, एसेंशन असेंबली समाप्त होने के बाद आपको मेरी स्थिति स्वीकार करनी होगी। जिंगजान हंसी, फिर आधा बैठ गई, यूं क्विंग्याओ के चेहरे के करीब झुक गई। क्या आप मुझसे मोलभाव कर रहे हैं? यह कोई शर्त नहीं है। यून क्विंग्याओ ने सक्रिय रूप से कमजोरी दिखाई। मैं क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में सिर्फ एक छोटा सा कृषक हूँ। मेरा संप्रदाय नष्ट हो गया था और मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। मैं बदला लेना चाहता हूँ और मैं केवल टियास सैन्य प्रांत पर भरोसा कर सकता हूँ। टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर मेरी एकमात्र पसंद है। मान गया। जिंगजान सीधा हो गया। मुझे आशा है कि आप अपनी बात रखेंगे। याय 139 जियांग निंग के संदेह। यून किंग्याओ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उतार चढ़ाव से भरी यह यात्रा इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। मिस्टर यान, जैसा आपने कहा, जिंगजान सहमत हो गए। हे, आपको खुश होना चाहिए कि टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के जियांग निंग का दिल काफी भारी है। गु यानकिंग ने हंसते हुए कहा। वह नहीं जानता था कि यह महिला इतनी बड़ी कैसे हो गई। वह केवल थोड़ी सी चालाक लग रही थी, लेकिन चतुराई और षड्यंत्र के मामले में वास्तव में उसकी कमी थी। पहले वह बिक्सियाओ संप्रदाय में प्रिय थी। वह संभवतः यह उम्मीद नहीं कर सकती थी कि अब से वह जहां भी जाएगी वहां उसका सम्मान किया जाएगा। क्या वह ऐसा कर सकती है? कोई भी हमेशा आपका स्वामी नहीं रहेगा और आपको बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन गु यानकिंग को यह नहीं पता था कि इस महिला उन्मुख उपन्यास के मूल कथानक के अनुसार यून क्विंग्याओ जहां भी जाती थी, वास्तव में उसकी पसंदीदा बन जाती थी।
और जिन लोगों ने यूं क्विंग्याओ पर भरोसा किया उनमें खुद गु यानकी भी शामिल थे। जब जिंगजान वापस लौटा तो वह यूं क्विंग्याओ को अपने साथ लाया। यून क्विंग्याओ ने अपना पिछला भेष फिर से शुरू कर दिया था। उन दोनों को देखकर दाओवादी लिंगबाओ और दाओवादी बाह्य ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। उन्होंने पूछा, कमांडर, यह है? जिंग जान ने उदासीनता से कहा, उसे दिल पर सवाल उठाने वाले चरण में भाग लेने की जरूरत नहीं है। हमारा तियान सैन्य प्रांत उसे चाहता है और अभी के लिए उसे एक युवा जनरल के रूप में माना जाएगा। जिंगजान, क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं है? दाओवादी बाह्य अप्रसन्न थे। प्रथा के अनुसार उत्कृष्ट महिला शिष्याएं, यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो सभी याओगुआंग अमर महल को चुनेंगी। उन्होंने याओ क्विंकिंग की योग्यता देखी थी। ये पृथ्वी रैंक उच्च श्रेणी थी। याओगुआंग इमोर्टल पैलेस में पहुंचने पर उसके पास संत के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता भी होगी। इस तरह के बीज को टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर द्वारा पहले ही ले लिया जाना याओगुआंग इमोर्टल पैलेस के लिए एक नुकसान था। जिंग जान ने आगे कुछ नहीं बताया। उसने यून किंग्याओ पर नजर डाली। यून किंग्याओ ने उसका मतलब समझा और अपनी मुठियां पकड़ते हुए कहा, वरिष्ठ बाह्य, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। इस बार मैंने टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर में शामिल होने की कसम खाई। यही वह है जो मैं लंबे समय से चाहता था। हम्फ, दाओवादी बाह्य ने और कुछ नहीं कहा। एसेंशन असेंबली मूल रूप से जीनियस के साथ दो तरफा चयन का एक मंच था। चूंकि दोनों पक्षों ने दो तरफा यात्रा सफलतापूर्वक की थी, भले ही यह नियमों के विरुद्ध हो, तो वह क्या कह सकते थे? जहां तक हृदय प्रश्न पूछने वाले चरण की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वह याओगुआंग इमोर्टल पैलेस में प्रवेश नहीं कर रही थी, वह बस थोड़ा नाखुश था। दाओवादी लिंगबाओ ने भी आह भरी। ये कैसी स्थिति थी? महल में जियांग निंग ने शिष्य को जागते हुए देखा और हृदय प्रश्न करने वाले दर्पण ने योग्य रेटिंग दी। उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया और शिष्य से परिणामों की प्रतीक्षा करने को कहा। शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया। उसका चेहरा उसकी उत्तेजना को छिपा नहीं सका। हालांकि वह रास्ते में लड़खड़ा गया था, बमुश्किल योग्यता रेखा को पार कर सका। 3 महान गुटों में से एक में प्रवेश करने में सक्षम होना एक सफलता थी। भविष्य में संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद भी उसके पास अवसर होंगे। घबराने की जरूरत नहीं। जियांग निंग ने दूसरे पक्ष को जाते हुए देखा। उसने बाहर देखा। उसे आश्चर्य हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि यून क्विंग्याओ वास्तव में एसेंशन असेंबली में नहीं आए थे? उन्होंने गुआंगस्यू पैलेस और टिंगयू पैलेस के शिष्यों से दिल पर सवाल उठाने वाले दर्पण के लिए जिम्मेदार पूछा। 2 परिया, तुम्हारी तरफ से कितने लोग गुजरे हैं? टिंगयू पैलेस की महिला शिष्या ने एक पल के लिए सोचा और कहा, 27 लोग गुजर चुके हैं, जिनमें से 11 योग्य या उससे ऊपर के थे। गुआंगस्यू पैलेस की महिला शिष्या ने कहा, 26 लोग मेरी तरफ से गुजर चुके हैं और 9 योग्य या उससे ऊपर के थे। जियांग निंग ने कहा, 27 लोग मेरी तरफ से गुजर चुके हैं और 12 योग्य या उससे ऊपर के थे। ये लगभग सही होना चाहिए। टिंगयू पैलेस की महिला शिष्या पहले भी यहाँ आ चुकी हैं और उन्होंने कहा, पिछले वर्षों में लगभग 30 लोगों ने तीसरा चरण पार किया था। इस वर्ष को पहले से ही बहुत माना जाता है। मेरा अनुमान है कि इसके बाद बहुत अधिक शिष्य नहीं बचे हैं। क्या ऐसा है? जियांग निंग और शेन जिनहुआन ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। वे दोनों बहुत हैरान थे। यूं क्विंग्याओ सचमुच नहीं आए? यून क्विंग्याओ की ताकत के आधार पर उसे बहुत पहले ही हृदय प्रश्न के लिए यहाँ आना चाहिए था। जियांग निंग ने लिटिल व्हाइट को एक नज़र दी। लिटिल व्हाइट ने सिर हिलाया। वह शेन जिनहुआन के कंधे से कूद गई। टिंगयू पैलेस और गुआंगस्यू पैलेस के शिष्यों ने ईर्ष्या से देखा। कितनी प्यारी छोटी लोमड़ी है। आपको ये स्पिरिट पेट कहाँ से मिला? वह क्या करने जा रही है? जियांग निंग ने धीरे से समझाया, हमने उसे स्पिरिट पेट मार्केट से खरीदा था। मैंने उससे ये देखने के लिए कहा कि क्या बाहर कोई और है। यदि नहीं, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। मम्मा, गुआंगस्यू पैलेस की महिला शिष्या ने सिर हिलाया। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। छोटी लोमड़ी लौट आई। उसने कई बार इशारा किया। अन्य 2 महलों की महिला शिष्याएं इतनी मोहित हो गईं कि उनकी आंखें दिल में बदल गईं। वह क्या कह रही है? वह कहती है कि बाहर कोई नहीं है।
जियांग निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 दर्जन सांसें बाद में प्रत्येक महल को एक ध्वनि प्रसारण प्राप्त हुआ। एसेंशन असेंबली खत्म हो गई थी और उन्हें योग्यता परीक्षण के लिए माउंटेन गेट प्लाजा पर इकट्ठा होना था। जब जियांग निंग और शेन जिनहुआन पहुंचे तो सू राओ ने उन्हें बुलाया। सू राओ ने कहा, इस साल 32 लोगों ने सभी 3 चरण पास किए। उनमें से एक की समग्र रेटिंग पृथ्वी रैंक उच्च श्रेणी थी, एक की पृथ्वी रैंक मध्य श्रेणी थी और 2 की पृथ्वी रैंक निम्न श्रेणी थी। इसे एक बेहतरीन फसल कहा जा सकता है। जियांग निंग की रुचि तब बढ़ी जब उन्होंने अर्थ रैंक अपर ग्रेड सुना। उन्होंने पूछा, पृथ्वी का एक शिष्य उच्च श्रेणी का है? हाँ। सू राव ने प्लाजा के बिल्कुल सामने खड़े सफेद लबादे वाले आदमी की ओर इशारा किया, जो हवा में ज़ैड पेड़ की तरह दिख रहा था। वही है, पृथ्वी रैंक के उच्च श्रेणी योग्यता के साथ। दुर्भाग्य से वह शायद याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस का चयन नहीं करेगा। जियांग निंग ने नजर डाली और तुरंत रुचि खो दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यून क्विंग्याओ ने खुद को कितना प्रच्छन्न किया, वह संभवतः खुद को एक पुरुष के रूप में प्रच्छन्न नहीं कर सकी और 3 महान गुटों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो सकी। शेन जिनहुआन ने जियांग निंग की आस्तीन खींची। मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि यून क्विंग्याओ को हमारी भनक लग गई और वह बिल्कुल भी नहीं आए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जियांग निंग ने प्लाजा में खड़े शिष्यों को स्कैन किया। अफसोस, किसी ने उसे परिचित एहसास नहीं दिया। इस समय दाओवादी लिंगबाओ, जिंगजान और दाओवादी बाहे हवा में खड़े थे। उन्होंने नीचे की भीड़ को नजरअंदाज कर दिया। दाओवादी लिंगबाओ ने कहा, मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने पर बधाई। अब से आप जुआनहुआंग डोमेन में 3 महान गुटों में से एक के सदस्य बन जाएंगे। यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड के पूज्य गोंगफेग श्रद्धेय बुजुर्ग के रूप में मैं यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड की स्थिति के बारे में बताऊंगा। उन्होंने पृथ्वी रैंक उच्च श्रेणी योग्यता वाले शिष्य को देखा। उन्होंने कहा, यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड के पास बहुत पैसा है। यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड में शामिल होने का मतलब है कि आपके पास औषधीय गोलियों, खेती तकनीकों या मार्शल कौशल की कमी नहीं होगी। स्पिरिट स्टोन्स के साथ कुछ भी खरीदा जा सकता है। यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड के पास ये सब प्रचुर मात्रा में है। शायद आप सोच सकते हैं कि यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर और याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस जितना प्राचीन या गहरी जड़ें नहीं जमाए हुए है। लेकिन यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड लगातार विकसित हो रहा है और कम समय में इन 2 गहरी जड़ों वाले गुटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की इसकी क्षमता ही यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड की ताकत का प्रतीक है। इसके अलावा आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि अन्य 2 गुटों में शामिल होकर आप कितने संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड संसाधनों से समृद्ध है, यहाँ तक कि एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य को भी तुलनात्मक रूप से अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। जब दाओवादी लिंगबाओ ने अपनी बात खत्म की तो दाओवादी बाहे ने उसे सुना। इसके बाद वह खुद आगे बढ़े। मुझे महिला कृषकों के लिए याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस के व्यापक संसाधनों के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं मुख्य रूप से पुरुष कृषकों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। खेती एकांत होती है। दाव साथी ढूंढना एक अत्यंत सौभाग्य की बात है। 2 लोगों के लिए एक साथ स्वर्गीय दाव को आगे बढ़ाना और भी अधिक सुखद अनुभव है। और जुआनहुआंग डोमेन की सबसे उत्कृष्ट महिला कृषक याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस में केंद्रित हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस आएं, एक दाव साथी ढूंढें, क्या यह आनंददायक नहीं होगा? इसके अलावा भले ही आप किसी दाव साथी की तलाश न करें, केवल संप्रदाय के भीतर चलने से आपको अनगिनत सुंदरियां और उत्कृष्ट सुंदरियां देखने को मिलेंगी। क्या इससे आपका मूड अच्छा नहीं होगा और आपके विचार स्पष्ट नहीं होंगे? जियांग निंग उसे अचानक याद आया कि जब दाओवादी बाहे ने उसे लुभाने की कोशिश की थी तो उसने जी शुई पैलेस मास्टर को उससे मिलवाने का जिक्र किया था। हल्के हरे रंग की पोशाक में जी शुई पैलेस मास्टर के बारे में सोच रही हूँ। जियांग निंग मुस्कुराया। दाओवादी बाहे भी गर्म हवा से भरा था। जी शुई पैलेस मास्टर किसी बुजुर्ग की व्यवस्था को कैसे सुन सकते हैं? टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर की ओर से जिंगजान ने कुछ नहीं कहा। अत्यधिक दबाव में टियास सैन्य प्रांत में पहुंचने पर आपकी खेती की गति तेज होगी और आपके पास तड़के के लिए अधिक अवसर होंगे।
आप सभी ने ऐसे कल्टीवेटर्स को देखा है जिनके पास केवल कल्टीवेशन है और कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी किसी टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर शिष्य के बारे में सुना है, यहाँ तक कि बॉडी टेम्परिंग दायरे में भी, जो पूरी तरह से दिखावा है और कोई सार नहीं है। टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर कायरों को नहीं चाहता, जिनमें हिम्मत है, आओ। जैसे ही जियांग निंग ने जिंगजान की बातें सुनी, उसने जिंगजान के पास काले लबादे में खड़ी एक महिला को देखा। कुछ गड़बड़ थी। जियांग निंग ने महिला के हुड को सीधे नीचे खींचने के लिए अंतरिक्ष कानून का इस्तेमाल किया। अगला दूसरा, काले बाल लहरा रहे थे, जिससे बहुत ही साधारण चेहरा दिख रहा था, लेकिन इस चेहरे ने किसी कारण से जियांग निंग को अपनेपन का एहसास दिलाया। अध्याय 140 स्वर्गारोहण बैठक समाप्त होती है। ये परिचित एहसास, यह वैसा ही है जैसा मैंने उस महिला को देखा था जब मैं आत्मा की नाव से उतरा था। इसके अलावा, हालांकि उसका फिगर थोड़ा लंबा हो गया था, एक क्यूई रिफाइनिंग रियल्म कल्टीवेटर कुछ हद तक उनकी हड्डियों और मांसपेशियों को लंबा कर सकता था, इसलिए यह असंभव नहीं था। जियांग निंग ने वापस सोचा, लेकिन उसने पाया कि उसे इस व्यक्ति के बारे में कोई आभास नहीं था। यह अफसोस की बात थी कि जब वह आरोहण सीढ़ियों पर थे तो वह ध्यान की स्थिति में थे और अंतरिक्ष कानून को समझ रहे थे, अन्यथा वह उसका निरीक्षण करने में सक्षम होता। हुआन, हम, मास्टर। छोटी लड़की ने ऊपर देखा। क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? मुझे आभास है, शेन जिनहुआन ने गंभीरता से कहा। ऐसा लगता है कि मैंने उसे आरोहण सीढ़ियों पर देखा था, लेकिन मास्टर, आप उस समय ध्यान में थे और बहन सू राओ और मैं दोनों आपकी रक्षा कर रहे थे। हमने असेंशन स्टेप्स के सामने वाले हिस्से पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जियांग निंग ने फिर सू राओ से पूछा, क्या आपके पास इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है? सू राओ ने अपना सिर हिलाया। मूल रूप से कुछ था, लेकिन मैंने सुना है कि उसे पहले से ही टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर द्वारा भर्ती किया गया था, इसलिए उसने दिल के परीक्षण में भाग नहीं लिया और प्रासंगिक जानकारी टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर द्वारा ली गई थी। जियांग निंग ने गुनगुनाया। उनकी दिव्य भावना ने दूसरे पक्ष का अवलोकन किया। युन क्विंग्याओ तब चौंक गई जब उसे एहसास हुआ कि उसका हुड खींच लिया गया है। उसने जल्दी से इसे वापस पहन लिया। देखे जाने का वह एहसास मानो किसी तेज ब्लेड से वापस आ गया। गु यानकिंग ने गंभीरता से कहा, जियांग निंग ने तुम्हें देखा है, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे क्या करना चाहिए? ये ठीक है, वह कोई उतावलापन नहीं करेगा। गु यानकिंग ने कहा, अगर वह अभी या बाद में कार्रवाई करता है तो वह पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा और उसे जुआनहुआंग डोमेन में टियास सैन्य प्रांत की खोज का सामना करना पड़ेगा। ये कैंगलिंग डोमेन से अलग है। इसके अलावा वह केवल संदिग्ध है, वह निश्चित नहीं हो सकता। वह किसी चीज से सावधान रहेगा और आसानी से कोई कदम नहीं उठाएगा, अन्यथा उसने उस समय आपको ट्रैक करने के लिए बर्फ लोमड़ी को नहीं भेजा होता। युन क्विंग्याओ ने राहत की सांस ली। गु यानकिंग ने एक बात नहीं कही। जियांग निंग एक खून का प्यासा व्यक्ति नहीं था, अन्यथा वह एक दोषी व्यक्ति को छोड़ देने के बजाय 1000 निर्दोष लोगों को मार डालना पसंद करेगा। युन क्विंग्याओ बहुत पहले ही मर गया होता। जियांग निंग ने अपनी दिव्य भावना वापस ले ली। उन्होंने लिटिल वाइट से पूछा, क्या उसकी आभा वैसी ही है जैसी आपने पहले ट्रैक की थी? लिटिल वाइट ने अपना सिर हिलाया। उस लबादे में आभा को छुपाने का काम है, मैं उसे सूंघ नहीं सकता। इसके अलावा मैं कुत्ता नहीं हूँ। छोटी लोमड़ी चुपचाप बड़बड़ाती रही। जियांग निंग ने भौहें चढ़ा दी। इस महिला कल्टीवेटर की शक्ल और आकृति उससे अलग थी जो उसने पहले देखी थी। हालांकि भेष बदलने के लिए मार्शल कौशल इन चीजों को बदल सकता है, लेकिन युन क्विंग्याओ के बारे में उनकी जांच गुप्त थी। यदि उसने उसका पता नहीं लगाया होता तो वह अपना रूप और आकृति क्यों बदलती? क्या यह एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति? जियांग निंग को विश्वास नहीं था कि एक छोटा सा क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र कल्टीवेटर उसकी जासूसी का पता लगा सकता है। भूल जाओ, कोई जल्दी नहीं। असेंशन असेंबली के बाद अभी भी एक भोज है और हर कोई कल घर लौट आएगा। आज रात बहुत समय है। मुख्य रूप से जियांग निंग को डर था कि जुआनहुआंग सिटी ने नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स को निशाना बनाकर कुछ हत्याएं की हैं। यदि वह जल्दबाजी करता
तो वह भाग सकता था, लेकिन छोटी लड़की नहीं भाग सकती थी। हवा में चयन में उत्तीर्ण 32 शिष्यों को पहले ही अपनी अपनी संबद्धता मिल गई थी। जिंगजान ने यंग जनरल के रूप में याओ क्विंकी की अस्थायी स्थिति की घोषणा की, जिससे हंगामा मच गया, लेकिन इसे तुरंत दबा दिया गया। 32 शिष्यों में से वह पृथ्वी रैंक शिष्य यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड में गया, और दाओवादी लिंगबाओ प्रसन्न हुआ। ये पूर्ण आश्चर्य था। अर्थ रैंक मिड और अर्थ रैंक लो की 2 महिला कृषकों ने याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस को चुना। दाओवादी बाह्य ने भी अपने मिशन को पूरा माना। शेष पृथ्वी रैंक निम्न शिष्य टियास सैन्य प्रांत में शामिल हो गए। गहन रैंक प्रतिभा वाले अन्य शिष्यों के पास कोई विकल्प नहीं था। वे 3 महान गुटों द्वारा चुनी गई वस्तुएं थीं। सू राव ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले वर्षों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां उच्च रैंक के कम शिष्यों को नहीं चुना गया, जिससे अजीब स्थिति पैदा हो गई। इससे बचने के लिए प्रभारी व्यक्ति यह तय करेगा कि इस व्यक्ति को लॉटरी के माध्यम से कौन लेगा। 3 महान गुटों के बाद प्रत्येक ने अपने लोगों को चुना। यह असेंशन असेंबली संपन्न हुई। दाओवादी लिंगबाओ ने अपना हाथ हिलाया, और एक स्पिरिट बोट, न बहुत बड़ी या बहुत छोटी, बल्कि बेहद शानदार, दिखाई दी। यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड के नए शिष्य आत्मा की नाव पर सवार हों। दाओवादी बाह्य ने, जिसे हराया नहीं जा सका, एक विशाल स्पिरिट क्रेन को बुलाया। याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस के शिष्य स्पिरिट क्रेन की सवारी करें। जिंगजान ने सीटी बजाई। आकाश से अनेक उड़ने वाले घोड़े उड़कर आए। बदले में वह फायर क्लाउड स्टीड पर चढ़ गया। तियान्स मिलिट्री प्रीफेक्चर के सैनिक आगे बढ़ें। जियांग निंग और अन्य शिष्य जो मदद के लिए आए थे, उन्होंने भी अपने अपने गुटों का अनुसरण किया। प्रभारी व्यक्ति ने मार्ग का नेतृत्व किया, नए शिष्यों ने अनुसरण किया, और वे पीछे की ओर आए। समूह ने असीम अमर पर्वत से उड़ान भरी। जुआनहुआंग शहर के केंद्रीय प्लाजा में ग्रैंडस्टैंड अभी भी लोगों से भरे हुए थे। आकाश में आकृतियां देखना। एक व्यक्ति ने इशारा किया और चिल्लाया, इस साल के नतीजे आ गए हैं। जल्दी उन्हें गिने। हे भगवान, 32 लोग। 33, सही। क्या वहाँ कोई काला लबादा नहीं पहने हुए है? मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। यदि मैं 127 वर्ष छोटा होता, तो मैं निश्चित रूप से असेंशन असेंबली में भाग लेता। जैसे वे बोले, 3 महान गुट अपनी पिछली सीटों के सामने रुक गए। पोते पोतियों से चीखें उठने लगीं। सफेद कपड़ों में वह युवक, मेरी छोटी बहन बहुत सुंदर है। उसके साथ दाओ कंपेनियन संबंध बनाने के बारे में क्या ख्याल है? परी, मैं लंबे समय से तुम्हारी प्रशंसा करता आया हूँ। मैं फेलो डाओइस्ट की खेती को प्रायोजित करने को तैयार हूँ। वे नए शिष्य प्रभारी लोगों के पीछे खड़े थे। उनकी अभिव्यक्तियां अहंकारी थीं, उनमें श्रेष्ठता की भावना थी। असेंशन असेंबली के बाद के इस दौर में दूसरों द्वारा सराहना किए जाने और देखे जाने से उनके घमंड को काफी संतुष्टि मिली। उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। सू राव ने कहा, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ। जियांग निंग ने पूछा, फिर आप याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस में कैसे दाखिल हुए? सू राव ने पलक झपकते हुए कहा, मेरी प्रतिभा अच्छी थी। जब मैं छोटा था, पैलेस मास्टर ने मुझे देखा और तुरंत मुझे अपने निजी शिष्य के रूप में ले लिया। जियांग निंग, कैसे वर्साए? पृथ्वी पर एक निश्चित मेजबान के रूप में। कष्टप्रद। कुछ ने खुशी मनाई, जबकि अन्य ने शोक मनाया। जो शिष्य अमर पर्वत पर चढ़ गए, लेकिन चुने नहीं गए, वे उन साथी यात्रियों को देखकर निराश हो गए, जो केवल ईर्ष्या के साथ 3 महान गुटों में प्रवेश कर गए थे। मुझे क्यों नहीं चुना गया? दाओवादी लिंगबाओ ने कहा, यह असेंशन असेंबली यहाँ समाप्त होती है। रिवाज के अनुसार जुआनहुआंग शहर में यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड के तहत सभी रेस्तरां में हर कोई स्वतंत्र रूप से खा सकता है। पूरा शहर खुशी से झूम उठा। प्रभारी 3 लोगों ने नजरों का आदान प्रदान किया। आज रात का भोज तैयार है, बस हमारे बैठने का इंतजार है।